हे गाइस, हाय एवरीवन। क्या हाल चाल है? कैसे हो? सबके सब मस्त हो, स्वस्थ हो? एवरीबडी डूइंग वेल, एवरीबडी कीपिंग वेल, एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस रेगुलर बैच फॉर May 2026, September 26 एंड January 27 अटेम्प्ट। वहां तक ये वाला हमारा बैच एप्लीकेबल है। सो लेट्स have a quick recap of what we did into the preceding session before moving on with today's session. आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले, as the protocol is, we're gonna have a quick recap of what we did in L1 lecture number 1, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा दोस्तों कि टैक्स क्या होता है। इट्स अ फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन विच इज लिवाइड बाय लॉ। सरकार कानून दिखाकर आपसे टैक्स लेती है और इसमें आपकी मर्जी नहीं है। इट्स अ मैंडेटरी अमाउंट दैट यू विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट व्हिच द गवर्नमेंट विल यूज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है फॉर द एंटायर कंट्री दोस्तों, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर हम लोगों ने सीखा था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स, हाउ डज इनडायरेक्ट टैक्स फ्लोज। तो ये दोस्तों इसमें जो इंसान टैक्स सरकार को पे करता है एज कंपेयर टू दैट इंसान जो इस टैक्स का बर्डन बियर करता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। जो हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था, और एग्जांपल में था मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। वो एग्जांपल भी दिखा देता हूं, जहां पर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर पे बर्डन डाला, होलसेलर ने रिटेलर पे बर्डन डाला, रिटेलर ने कस्टमर पे बर्डन डाला, और कस्टमर बिकॉज ही यूज दैट प्रोडक्ट, उसने उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया दोस्तों, तो सारा बर्डन कस्टमर पर आ गया दोस्तों। एंड फाइनली द कस्टमर हैज टू बियर द burden of tax. However, the persons paying tax to the government was manufacturer to the extent of 50 rupees, wholesaler to the extent of 15 rupees, and retailer to the extent of 17 rupees. ये अलग अलग लोग जाके सरकार को पे कर रहे थे। ओके गाइस, ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन टैक्स। बेसिकली जो इंसान इसे कंज्यूम कर रहा है वो टैक्स पे करता है। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब ये जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अच्छा कमा रहे हैं एज कंपेयर टू फाइनेंशियली इकोनॉमिकली चैलेंज्ड लोग हैं दोस्तों, जिनके पास कम पैसा है। जीएसटी उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता। अगर आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसपे 12% जीएसटी है, जिसपे 18% जीएसटी है, वो ऐसे नहीं देखता कि अमीर इंसान आया चलो इससे 18% जीएसटी ले लेता हूं, अरे गरीब आया चलो इससे 5% जीएसटी ले लेता हूं। नहीं, अगर सेम प्रोडक्ट दोनों परचेज कर रहे हैं तो दोनों को सेम बर्डन ऑफ टैक्स झेलना पड़ेगा। द जीएसटी ने पुराने टैक्सेशन सिस्टम को खत्म कर दिया, मतलब पुराने टैक्सेशन सिस्टम की जगह अब जीएसटी आ गया है। तो जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कमी पेशियां थी उनको जीएसटी में ठीक करते हुए लाया गया है। हमारे आर्टिकल 366(12)A में दोस्तों ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जीएसटी को डिफाइन किया गया, जो कि बोला गया एक टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट दारू को छोड़कर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल यूज होता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन दोस्तों, मतलब हैंड सैनिटाइजर या कोई मेडिसिनल प्रिपरेशन होती है उसमें दोस्तों जो अल्कोहल मिक्स हुआ उन पर जीएसटी लगेगा। लेकिन जो अपन नॉर्मल अल्कोहल सोडा वाला जो होता है ना दोस्तों, सोडा में मिला के पीते, वो वाले पे जीएसटी नहीं लगेगा, उसमें पुराना टैक्सेशन सिस्टम लगेगा। बिकॉज उससे सब्सटैंशियल सोर्स, सब्सटैंशियल इनकम मिल रही थी सरकार को, सब्सटैंशियल इनकम मिल रही थी सरकार को। द गवर्नमेंट सेड the state government did not allow alcohol to fall under GST, क्योंकि alcohol is a state subject, alcohol was a state subject, alcohol is a state subject. The state government categorically denied कि हम alcohol को GST में नहीं आने देंगे, क्योंकि we do not want to share the tax that we collect on alcohol with the central government. Note number 1 and note number 2 guys, tobacco. Tobacco is within the purview of GST. Tobacco and tobacco products guys, तो वो जीएसटी में आते हैं। However, the central government is still continuing to levy the old taxation system, the old central excise duty on tobacco, जिसकी वजह से दोस्तों टोबैको बहुत महंगा है। लेकिन टोबैको पे जितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट होता है दैट इज ह्यूमंगस, लेकिन कोई भी इंसान इसके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ सिंफुल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। लाइकवाइज टू टोबैको, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, चरस, गांजा वगैरह दोस्तों, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आता है, तो वो भी जीएसटी में तो आ गया, लेकिन पुराना स्टेट एक्साइज ड्यूटी अभी भी उस पर एप्लीकेबल है। ओके गाइस, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस गाइस, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, आपको डायरेक्टली फील नहीं होता, स्पेशली ऑन दोज प्रोडक्ट्स
एंड ऑन दो सर्विसेज जिसमें टैक्सेस इंक्लूसिव होते हैं। इन्फ्लेशनरी, क्योंकि ये जो टैक्स लगाया जाता है ये ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लगाया जाता है, इसलिए इसे इन्फ्लेशनरी बोलते हैं, इससे वैल्यू बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। ब्रॉडर स्कोप, अपार्ट फ्रॉम दोस्त जो सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा, उनको सरकार द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया है। बाकी सारे प्रोडक्ट, सारे सर्विसेज जीएसटी एम्बिट में हैं गाइस, और उन पे जीएसटी लागू होता है। प्रमोट सोशल वेलफेयर, सरकार ने कहा जो बुरे प्रोडक्ट है उन पर हम ज्यादा रेट ऑफ जीएसटी लगाते हैं जिससे उनका कंजम्पशन कम हो, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में कंजम्पशन कम तो नहीं होता है इतना ज्यादा, लेकिन सरकार को खूब सारा रेवेन्यू जरूर मिल जाता है। एंड लास्ट, रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस डिफरेंशिएट नहीं करता रिच और इकोनॉमिकली के बीच में दोस्तों, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गरीब इंसान को तकलीफ होती है। हाउएवर दिस इज आल्सो वन ऑफ द डीमेरिट्स, ये एक डीमेरिट भी है गाइस। सो अब दोस्तों, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे गाइस। एंड आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने आने वाला है, एंड बहुत ही मजा आने वाला है गाइस आप लोगों को। एक सेकेंड दीजिएगा। ओके, जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ये क्या मतलब है दोस्तों कि जर्नी मतलब हमारा जीएसटी कहां से चालू हुआ और कहां तक जाएगा। आई होप गाइस हमारे क्विक रिकैप में आप लोगों के सारे पॉइंट्स कवर अप हो गए होंगे ऑफ व्हाट वी डिड इनटू द प्रीसीडिंग सेशन। ओके, चलो जी। जर्नी कहते हैं 2000 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, कहते हैं अ कमिटी वाज सेट अप बाय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल। कमिटी सेटअप करी गई कि भैया जीएसटी लाना जरूरी है। ये 2000 की बात है। 2004 में दोस्तों इलेक्शन हुए, नई सरकार आ गई दोस्तों, नई सरकार आ गई, और यूपीए की सरकार जिसके मुख्य दोस्तों मैं बोलूंगा पार्टी थी कांग्रेस। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसको हेड किया था मिस्टर विजय केलकर ने, इसीलिए इस टास्क फोर्स का नाम भी था केलकर टास्क फोर्स। तो उनके जैसे बोलते हैं ना कैप्टन थे विजय केलकर ऑन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, विच इन 2004 रेकमेंडेड जीएसटी। उन्होंने रेकमेंड किया कि जीएसटी को लाया जाए और पुराना टैक्सेशन सिस्टम को हटाया जाए, क्योंकि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में काफी कमी पेशियां हैं, और उन कमी पेशियों को ठीक करने की जगह ये बेटर होगा कि उनको हटाकर एक नया टैक्सेशन सिस्टम लाया जाए, जिससे में उन कमी पेशियों को हम पहले से ही ध्यान में रखेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे, और उन पर पहले से ही वर्कआउट करके नया लॉ लाया जाएगा। ठीक है जी। फिर 2006 आया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं 2004 में, अभी आपको देखना 2011 में क्या हुआ। द देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने अपनी 2006-07 की बजट स्पीच में अनाउंस किया कि हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस करेंगे 1 अप्रैल 2010 से। 2006 में अनाउंसमेंट हो गई थी कि 1 अप्रैल 2010 तक हम जीएसटी को भारत देश में लेकर आएंगे, क्योंकि जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लॉ होगा, तो उसको बनाने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए उन्होंने 3 से 4 साल का वक्त मांगा और कहा कि 1 अप्रैल 2010 से उसे भारत में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन डिस्कशंस विद इन एंड बिटवीन द कमिटी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, एफडीपी फर्स्ट डिस्कशन पेपर वाज रिलीज्ड। एफडीपी रिलीज हुआ था दोस्तों, फर्स्ट डिस्कशन पेपर वाज रिलीज्ड इन नवंबर 2019 ऑन जीएसटी की भैया जीएसटी वुड लुक लाइक दिस, एंड दिस वाज द फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट जो सरकार द्वारा इन पब्लिक डोमेन रिलीज किया गया था। ठीक है जी। 2011 में अभी तक दोस्तों कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है जीएसटी पर, अभी तक सिर्फ जीएसटी से जुड़ी भी ज्यादा बातें हो रही थी, काम नहीं हो रहा था। मेन आएगा 2014 में। अब देखना 2011 में, क्योंकि जो यूपीए पावर में थी दोस्तों जब उस टाइम, तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अकेले मेजॉरिटी वोट तो थे नहीं, संगठन में थे, और कोई भी पार्टी अगर धमकी देती थी कांग्रेस पार्टी को, भैया देखो अगर तुमने जीएसटी लाए तो हम तुम्हारी कुर्सी गिरा देंगे, हाँ नहीं तो हुआ क्या दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन 115th अमेंडमेंट बिल पेश तो किया गया पार्लियामेंट में, लेकिन वो पास नहीं हुआ। अब बात यह आती है कि संविधान जो हमारा बना हुआ है 1950 से, संविधान 1950 से बना हुआ है,
संविधान जब बना तो उस टाइम 1950 में जो अपने देश की हालत थी उस हिसाब से बना। क्या हम संविधान में जाकर भी बदलाव कर सकते हैं? जी हाँ। और उसके लिए भी दोस्तों आपको अपने क्या करना पड़ता है दोस्तों, पार्लियामेंट का ही प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, लोकसभा राज्यसभा में जाता है और फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिलते हैं तो दोस्तों वो भारत देश का कानून बन जाता है। हर एक चीज को वक्त के साथ बदलना जरूरी है, चाहे वो हमारा संविधान हो, कानून हो या कुछ भी हो। तो इन दैट केस, या इंसान हो, तो इन दैट सिनेरियो कॉन्स्टिट्यूशन में 115वां अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। हाउएवर, क्योंकि उसे मेजॉरिटी नहीं मिली थी इन द पार्लियामेंट, वो लैप्स कर गया दोस्तों, वो फेल कर गया। फिर बात दबदबा गई जीएसटी से जुड़ी हुई दोस्तों, वो अपना पुराना टैक्सेशन सिस्टम ही चलता रहा। 2014 में दोस्तों जब नई सरकार पावर में आई, जैसा कि आप लोग जानते हैं एनडीए जो अलायंस थी वो पावर में आई, जिसमें बीजेपी के मेजॉरिटी वोट्स थे गाइस। अब क्योंकि बीजेपी मेजॉरिटी वोट्स के साथ पेश हुई दोस्तों, मेजॉरिटी वोट्स के साथ दोस्तों वो भारत देश में आई, तो इन दैट केस कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। क्या पेश किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल पेश किया गया और उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में। सर यहां तो 115वां नंबर था, यहां 122वां नंबर। 2011 से लेकर 2014 के बीच में जब जब संविधान में बदलाव की बात हुई तब उन्हें अलग अलग नंबर दिए गए। तो जब जीएसटी को वापस लाने की बात हुई 2014 में और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की बात हुई, तब तो 121 नंबर ऑलरेडी अलॉट हो चुके थे, इसीलिए जीएसटी को अमेंड करने का जो नंबर मिला वो 122nd अमेंडमेंट नंबर मिला। ऑलराइट गाइस, तो ये नंबर ऐसे चलता रहता है। अब जो उसके बाद 2014 के बाद 122वें के बाद 123वां नंबर किसी और लॉ के लिए चला गया होगा, 124वां नंबर किसी और कानून के लिए चला गया होगा। ओके गाइस, तो 122nd अमेंडमेंट बिल भारत देश में 2014 में विंटर जो हमारा सेशन होता है उसमें पेश किया गया। उससे जुड़ी भी काफी डिस्कशन हुई दोस्तों। एंड जीएसटी बिल दोस्तों लोकसभा में, जिसे अपन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश हुआ दोस्तों और पास हुआ 6 मई 2016 को, 6 मई 2016 को और 2015 को पास हुआ। तो बिल, जीएसटी बिल पास्ड इन लोकसभा ऑन 6 मई 2015 बट नॉट पास्ड इन राज्यसभा। अभी अपर हाउस में पास नहीं हुआ था। तो क्या सिर्फ दोनों में से एक हाउस में पास हो जाए तो काम बन जाता है? नहीं, दोनों में से एक हाउस में काम हो तो पास नहीं होता दोस्तों, दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए और फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिलने चाहिए, तब जाकर वो भारत देश का कानून बनता है। ठीक है जी, 2015 में चलो एक हाउस तो निपटा, लोअर हाउस ने पास कर दिया था। उसके बाद गाइस आपका आते हैं, उसके बाद आते हैं दोस्तों द बिल विथ सर्टेन अमेंडमेंट्स। बिल विथ सर्टेन अमेंडमेंट्स was finally passed in राज्यसभा, वो राज्यसभा में पास हुआ on 3rd August 2016। 3rd August 2016 को वो राज्यसभा में पास हुआ एंड thereafter, उसके बाद रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिले ऑन 8 सितंबर। 8 सितंबर को प्रेसिडेंट ने भी अपना अप्रूवल दे दिया, असेंट दे दी, एंड वो क्या बन गया दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट। अब आपको सर 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 कैसी बातें करते हैं? ऊपर तो आपने बोला था 122nd अमेंडमेंट बिल था और नीचे आप 101st अमेंडमेंट एक्ट बोल रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। और मेरा आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन ये आता है, क्या हर एक बिल जो पेश होता है क्या वो एक्ट बने? ऐसा जरूरी है? बिल तो 115वां बिल भी पेश हुआ था ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 115th अमेंडमेंट बिल भी तो पेश हुआ था, लेकिन ये पास नहीं हुआ, ये पास नहीं हुआ था गाइस ना। धीरे धीरे दोस्तों जब इसको 122nd अमेंडमेंट बिल मिला और ये दोनों दोनों दोस्तों दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिल गए, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, इसको जब अलॉट किया गया नंबर, मतलब अभी तक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 122nd अमेंडमेंट बिल्स में से 100 पास हुए थे, सारे पास नहीं हुए थे, 100 पास हुए थे।
तो यहां पर दोस्तों जब इसको नंबर मिला तो ये मिला 101st अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या हुआ है दोस्तों? 101st अमेंडमेंट एक्ट बना दोस्तों। एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? हर एक बिल जो पेश किया जाए जरूरी नहीं है वो पास हो। एंड देयरफॉर दोस्तों यहां पर पॉइंट आया, द बिल विद सर्टेन अमेंडमेंट्स राज्यसभा में पास हुआ ऑन 3 अगस्त 2016 एंड देयर आफ्टर उसके बाद रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 8 सितंबर 2016 और फिर वो भारत देश का कानून बन गया। कौन सी तारीख को दोस्तों? ऑन द 8th ऑफ सितंबर। जीएसटी काउंसिल भी फॉर्म करी गई, अ टीम विच विल लुक आफ्टर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी ऑन 12 सितंबर 2016। और जीएसटी काउंसिल किसने फॉर्म करी थी दोस्तों? हमारे देश के राष्ट्रपति ने। उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब थे हमारे देश के राष्ट्रपति, तो उन्होंने दोस्तों जीएसटी काउंसिल फॉर्म करी थी। ओके, सारे कानून पास हो गए दोस्तों। भारत देश में लागू कब हुआ था? भारत देश में लागू कब हुआ था? ये तो जो आपने कानून पास करवाए हैं दोस्तों, ये तो आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी थी, संविधान में बदलाव किया था, क्योंकि जीएसटी को लाने के लिए संविधान में बदलाव करने की जरूरत थी। और ऐसा क्यों था वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा। ये चलो अभी बताता हूं आपको, अभी बताता हूं दोस्तों, तो आपको मजा भी आएगा। और कल का जो हमारा सेशन रहेगा ना, वो हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया कि व्हाई वाज देयर अ रिक्वायरमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान में बदलाव करने की क्या जरूरत थी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले से पावर नहीं थी कि वो भारत देश में जीएसटी जैसा टैक्स ला सके? पहले भी तो वो टैक्सेस ला ही रहे थे ना। आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, जो पहले टैक्सेशन सिस्टम्स चल रहे थे, वैट हो, सर्विस टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, सीएसटी हो, ये भी तो कानून भारत देश में चल रहे थे। और इन कानून से जुड़ा हुआ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने पावर थी उनके पास ऑलरेडी, जो उन्हें संविधान से मिली हुई थी। तो मैं आप लोगों को अब एक छोटी सी चीज बताता हूं, इधर देखिएगा। आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एम्पावर करती है, क्या करती है? एम्पावर करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो भारत देश में टैक्सेस लगा सकें। कि ये दोनों मिलके, ये हमारा भारत देश, ये दोनों मिलके भारत देश में टैक्सेस लगा सकें, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ऑल राइट गाइस, अब जब टैक्सेस लगाने की बात हुई, मेरी बात सुनिएगा, जब टैक्सेस लगाने की बात हुई तो गुड्स के दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर, ध्यान से देखिएगा, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर एक टैक्स लगा, एक्साइज ड्यूटी, जो किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विसेज देता है तो उस पर एक टैक्स लगा, सर्विस टैक्स। ये टैक्सेस किसके पास जाते हैं गाइस? ये टैक्सेस जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब एक इंसान दूसरे इंसान को सामान बेचता था, मतलब दोस्तों जब गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद जब वो सेल वाले स्टेज पर आए, तो उस पर दोस्तों एक टैक्स लगता था, वैट ऑब्लिक सीएसटी, सीएसटी लगता था जब इंटरस्टेट हो। और ये टैक्स किसके पास जाता था दोस्तों? ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। तो ऑलरेडी पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स, जो कि हमारे संविधान के एक आर्टिकल, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली, इन्होंने कानून बनाए। ये मैंने पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स की बात करी, जिनके बारे में पिछले सेशन में भी एक छोटी सी चर्चा हुई थी। अब जब जीएसटी आया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, अब जब जीएसटी आया, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, जब जीएसटी आया तो ये बात हुई कि अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, अब जीएसटी लगेगा। अब सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, अब जीएसटी लगेगा। अब वैट और सीएसटी नहीं लगेगा, अब जीएसटी लगेगा। क्या यही बात हुई दोस्तों? क्या यही बात हुई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिकल बात है कि अब एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी की जगह जीएसटी लगेगा। मतलब दोस्तों क्या यह कहना सही होगा कि अब जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम बोलता था कि जब सामान बेचा जाएगा तो बेचने पर जो टैक्स कलेक्ट करा जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन जीएसटी में
जब सामान की सप्लाई होगी, ध्यान से देखिएगा, सामान, यहां पर जीएसटी में हम वो वर्ड यूज करते हैं सप्लाई। जब सामान की सप्लाई होगी तो उस पर जो टैक्स कलेक्ट होगा, अगर इंट्रास्टेट हुआ तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और अगर इंटरस्टेट हुआ तो आईजीएसटी है। ये आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और कुछ हिस्सा डेस्टिनेशन स्टेट को देती है, जहां पर जाकर ये सामान कंज्यूम हुआ। अब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम में सिर्फ किसके पास पावर थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी कलेक्ट करने की। पुराने टैक्सेशन सिस्टम में अगर सामान बेचा जाता था तो स्टेट गवर्नमेंट ही सिर्फ टैक्स कलेक्ट करती थी। लेकिन अब अंडर द जीएसटी लॉ दोनों टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट भी कर रही है। अगर आप सर्विसेज को सप्लाई करते थे, ध्यान से देखिए, सर्विसेज को पुराने टैक्सेशन सिस्टम में सप्लाई करते थे, देते थे, एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विस देता था फॉर सम कंसिडरेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके टैक्स मिलता था। लेकिन अंडर द जीएसटी लॉ ये क्या हो रहा है कि जब अगर सर्विसेज दी जा रही है, सर्विसेज सप्लाई करी जा रही हैं, तो ये भी सीजीएसटी एसजीएसटी के बीच में जाएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी अब सर्विसेज पर टैक्स लेगी अगर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ, और इंटर स्टेट हुआ तो आईजीएसटी मिलेगा। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, हाउएवर दोस्तों इट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसने कलेक्ट किया उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेती है और कुछ हिस्सा वो डेस्टिनेशन स्टेट को देती है। मतलब सर अब तो मिक्स हो रहा है ना एक तरीके से। जहां पर पुराने टैक्सेशन सिस्टम में सामान बेचा जाता था तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था टैक्स, और आज की तारीख में ये दोनों शेयर कर रहे हैं। पुराने टैक्सेशन सिस्टम में सर्विसेज जब दी जाती थी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में आता था वो पूरा का पूरा पैसा, लेकिन आज की तारीख में जीएसटी के बाद ये दोनों साथ में, क्योंकि नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ माय पॉइंट टू यू गाइज इज कि आर्टिकल 246 का क्या कहीं ना कहीं उल्लंघन नहीं कर रहे? आर्टिकल 246 ने जो पावर दे रखी थी, और उन पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो कानून बना रखे थे, जीएसटी तो उसके अलग ही कुछ बोल रहा है। जीएसटी तो बोल रहा है सब मिलके करेंगे, और पुराना टैक्सेशन सिस्टम, पुराना कानून क्या बोलता है कि अगर सर्विस दी गई है तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगी, जो सामान बेचा गया है, सेल किया गया है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जाएगा। जबकि जीएसटी इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जीएसटी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जीएसटी बोल रहा है दोनों को मिलेगा, जीएसटी बोल रहा है दोनों को मिलेगा। तो जीएसटी हमारे आर्टिकल 246 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और अगर आप संविधान के किसी भी प्रावधान को, संविधान के किसी भी आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट करोगे तो उसे भारत देश में नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा, उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए जीएसटी को भारत देश में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ऑलरेडी ऐसा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी, पावर थी, लेकिन जो पावर से अभी तक टैक्सेशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, जीएसटी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। इसीलिए जीएसटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें संविधान में जाके बदलाव करना पड़ा, और संविधान में जाकर बदलाव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी। हमें जीएसटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ी। थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में समझ में आए आप लोग भी लिख सकते हैं गाइस। संविधान में बदलाव करने की जरूरत पड़ी। इसीलिए दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई, ये कौन सा आया दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 122nd अमेंडमेंट बिल। जब वो लोकसभा
प्लस राज्यसभा प्लस जब प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर दे दिए दोस्तों, वो क्या बन गया दोस्तों, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? मैं थोड़ा सा साइड में हटता हूं दोस्तों, इधर देखिएगा। अब समझ में आया व्हाई वाज देयर अ रिक्वायरमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ गई? दिस वाज द रीजन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जीएसटी पुराने टैक्सेशन सिस्टम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, जो कि संवैधानिक तरीके से बने थे। तो आप संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री भी संविधान से नीचे स्तर पर आएंगे, संविधान सबसे ऊपर है भैया। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई। मार्च 2017 जीएसटी काउंसिल रेकमेंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस एक्ट। ये कंपेंसेशन सेस एक्ट क्या है सर? बाकी सब तो फिर भी हमने सुने हुए हैं, इसका भी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा जब हम करेंगे ना द डेफिशिएंसीज दैट लेड टू जीएसटी इन इंडिया, तो आप समझ जाएंगे व्हाई वाज द कंपेंसेशन एक्ट वाज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड। तो दोस्तों मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस एक्ट भारत देश में लागू होना चाहिए। उसी के तहत हम भारत देश में ये कानून लगा पाएंगे। अप्रैल 2017 में सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन एक्ट पास्ड। क्योंकि ये जो एक्ट थे, ये सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपेंसेशन एक्ट, ये किसके अंडर थे दोस्तों? ये अंडर थे अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके अंडर थे? अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपेंसेशन एक्ट, ये सब हमारे दिल्ली लोकसभा में पेश किए गए, फॉलोड बाय राज्यसभा, फॉलोड बाय प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिले। ऑलराइट गाइस, इसीलिए दोस्तों आप लोग जो सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं वो सीजीएसटी एक्ट 2017 है, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया था वो 2016 में आ गया था। संविधान में बदलाव करने का हमें जो प्रावधान, जो हमें एक प्रोसेस चाहिए था, वो मिल गया था 2016 8 सितंबर को। लेकिन संविधान में बदलाव करके कानून तो बनाना था ना दोस्तों। संविधान में हमने एक नया आर्टिकल डाला था दोस्तों, आर्टिकल 246A, जो कल के सेशन में आएगा, जिसके थ्रू जीएसटी की पावर मिली। आर्टिकल से पावर मिली दोस्तों। आर्टिकल 246A से, हमारे संविधान के आर्टिकल 246A से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली कि आप जीएसटी से जुड़ा हुआ कानून बनाइए। जैसे पुराने टैक्सेशन सिस्टम में आर्टिकल 246 से पावर मिली थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक्साइज ड्यूटी का लॉ बनाइए, आप सर्विस टैक्स का लॉ बनाइए, वैसे ही दोस्तों यहां पर दोस्तों आर्टिकल 246A से जुड़ा हुआ जीएसटी की लॉ बनाने की पावर मिली थी। नेक्स्ट, मई 2017 जीएसटी काउंसिल रेकमेंड ऑल द रूल्स इंप्लीमेंट करे जाते हैं फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट बाय 30 जून 2017 तक। ऑल स्टेट, सारे स्टेट्स ने एक्सेप्ट जेएनके को छोड़कर एसजीएसटी एक्ट पास कर लिया था। आपको पता है हर स्टेट का अपना जीएसटी लॉ है, लेकिन बात यह है कि हर स्टेट का सेम जीएसटी लॉ है। जब स्टेट में कोई कानून पास कराना होता है दोस्तों, तो स्टेट को दिल्ली नहीं आना पड़ता, स्टेट का खुद की भी एक विधानसभा होती है। आप लोगों ने सुना होगा, जो पार्लियामेंट होता है दोस्तों, जो पार्लियामेंट होता है उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, जिन्हें अपन एमपीज बोलते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट का विधानसभा होता है उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। उनमें जो बैठते हैं वो होते हैं एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कहते हैं 30 जून 2017 ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स एक्सेप्ट जेएनके पास देयर एसजीएसटी एक्ट। जेएनके में तब तक दोस्तों 2017 तक आपको पता होगा आर्टिकल 370 लागू था, जहां पर कहा जाता था कि अगर कोई केंद्र सरकार कानून बनाती है तो वो ऑटोमेटिकली पूरे हिंदुस्तान पे लागू होता था। हाउएवर जेएनके के स्टेट पर लागू नहीं होता था। जेएनके के मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करते थे कि क्या ये जेएनके की जनता के लिए अच्छा है या नहीं है,
और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जेएनके की स्टेट असेंबली में पेश किया जाता था, डिस्कशन होता था कि जेएनके की जनता के लिए ये कारगर है या नहीं है, फायदेमंद है या नहीं है तो लगाएंगे, नहीं है, नहीं मन कर रहा तो नहीं लगाएंगे। मतलब एक ऐसा कानून जो पूरे भारत देश में लागू होता था लेकिन जेएनके में लागू नहीं होता था, क्योंकि जेएनके ने मना कर दिया। और इसीलिए दोस्तों जेएनके कहीं ना कहीं इतना सुंदर राज्य होता हुआ दोस्तों, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें वहां लोग इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए डरती थी कि इंडस्ट्री जाके सेटअप करें, और जेएनके का कानून पता नहीं हमें क्या बोल दे। तो जो एब्रोगेशन हुआ ऑफ आर्टिकल 370 370 हटाया गया दोस्तों, वो इसी सोच से हटाया गया कि जो कानून आज पूरे देश के लिए लागू हो रहा है, तो पूरे देश के लिए हम ऐसा थोड़े ना सोचेंगे कि बुरा होगा, पूरे देश के लिए बुरा होगा तो जेएनके का भी बुरा होगा, पूरे देश का अच्छा होगा जेएनके का भी अच्छा होगा। एंड बिकॉज जेएनके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया, तो दोस्तों सरकार ने कहा कि भैया एब्रोगेशन करना जरूरी है, आर्टिकल 370 हटाना जरूरी है, जिससे उस राज्य का बेटरमेंट हो सके। नाउ गाइस इधर देखिएगा, 30 जून 2017 को ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स एक्सेप्ट जेएनके, जेएनके को छोड़कर उन्होंने अपना रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट पास कर लिया। अब आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप लोग इनवॉइस भी देखते होंगे, जब एक स्टेट से उसी स्टेट में अगर सामान बेचा जाता था या बेचा जाता है तो वो इंट्रा स्टेट कहलाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर सामान एमपी से एमपी में बेचा जा रहा है, एमपी से एमपी में बेचा जा रहा है दोस्तों सामान, तो इन दैट केस सामान या सर्विसेज, तो इसे हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इंट्रा स्टेट, इस पर एक पूरा एक चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई करके, वहां पर डिटेल में डिस्कशन होगा। इसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और इंट्रा स्टेट सप्लाई में ध्यान से सुनिएगा गाइस, इंट्रा स्टेट सप्लाई में आप अगर टैक्स देखते होंगे तो एक नजर आता है आपको सीजीएसटी, ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और एक जाता है एसजीएसटी। आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, मार्केट जाएं और आज के बाद अगर कोई सामान खरीदे और कोई ऐसा सामान खरीदे जहां एक टैक्स इनवॉइस रेज हो, तो जरूर टैक्स का अमाउंट देखिएगा, टैक्स का वो देखिएगा, नाम देखिएगा, एसजीएसटी, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, एसजीएसटी एक्ट है, ये किसने बनाया? ये एमपी ने बनाया, एमपी सरकार ने बनाया। तो एमपी सरकार को अगर कोई कानून पेश करना होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई कानून बनाना होता है, तो वो अपने विधानसभा में पेश करते हैं। कहां पेश करते हैं? विधानसभा में पेश करते हैं, वहां पास हो जाता है, देन इट गोज टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसे यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, वैसे ही कोई स्टेट गवर्नमेंट का कानून होता है तो वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास जाता है। जब गवर्नर ऑफ द स्टेट हस्ताक्षर दे देते हैं तो वो कानून बन जाता है फॉर दैट रिस्पेक्टिव स्टेट। ऑलराइट गाइस, तो सर भारत देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनका सबका एसजीएसटी एक्ट है। यस, उनका सबका एसजीएसटी एक्ट है। सर जैसे दिल्ली, अब आप बताइए राठी जी, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ओके, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में आती है। मैंने कहा हाँ जी, तो वो क्या उन पर यूटीजीएसटी लगता है या एसजीएसटी लगता है? बहुत अच्छा पॉइंट, ये बच्चों के दिमाग में आता है। सर दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पर क्या लगना चाहिए, यूटीजीएसटी या एसजीएसटी? क्योंकि दिल्ली इवन दो इट्स ए यूनियन टेरिटरी, बट क्या दिल्ली का खुद का इलेक्शंस होते हैं? क्या दिल्ली की खुद की विधानसभा है? हाँ सर है। तो दिल्ली इवन दो इट्स अ यूटी, इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं इन्हें। तो दिल्ली में यूटीजीएसटी नहीं लगता, दिल्ली में यूटीजीएसटी नहीं लगता, क्योंकि इसका खुद का विधानसभा है, ये एसजीएसटी की कैटेगरी में आती है। तो अगर आप दिल्ली में सामान खरीदने जाओगे, तो वहां पर आपको सीजीएसटी नजर आएगा और एसजीएसटी नजर आएगा, यूटीजीएसटी नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो वही चीज अगर आप अंडमान आइलैंड्स में खरीदते हो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या लक्षद्वीप में खरीदते हो या चंडीगढ़ में खरीदते हो, तो वहां पर आपको सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी नजर आएगा, क्योंकि इनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। क्या क्लियर हुआ गाइस?
यहां तक क्लियर हुआ है तो एवरीबडी डू अ थम्स अप सो दैट वी कैन मूव अहेड एंड फाइनली वाइंड अप दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया, द जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। 1 जुलाई 2017, अगर आपको याद हो 30 जून 2017 रात के 12 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के राष्ट्रपति उस टाइम जो थे श्री प्रणब दा, उन्होंने भोंपू बजाकर दोस्तों भारत देश में जीएसटी इनकॉर्पोरेट किया था। 1 जुलाई 2017 जीएसटी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, जीएसटी भारत देश में लॉन्च हो गया था। अब सर जीएसटी भारत देश में लॉन्च हो गया लेकिन जेएनके में अभी भी पास नहीं हुआ। आप ही ने बताया था 30 जून तक सारे स्टेट्स ने अपने रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट पास कर दिए थे, लेकिन जेएनके ने नहीं किया था। जेएनके भी कहां तक रुक पाता दोस्तों, 8 दिन बाद, अभी नोट नंबर 2 देखिएगा, एसजीएसटी एक्ट वाज पास्ड बाय जेएनके। हमारे मोदी जी उस टाइम हमारे देश के जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत चक्कर काटे, जेएनके वालों को समझाया भैया यह तुम्हारे भले के लिए है, उन्होंने भी इस चीज को समझा और जेएनके में भी एसजीएसटी एक्ट पास हो गया था दोस्तों बाय 8 जुलाई 2017। 8 जुलाई 2017 तक पास हो गया। सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑर्डिनेंसेस, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑर्डिनेंसेस, सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट एक्सटेंड करे गए, प्रोमलगेटेड टू एक्सटेंड जीएसटी टू जेएनके। उन पर सीजीएसटी आईजीएसटी मतलब सारे एक्ट, अब जेएनके भी दोस्तों एक नॉर्मल स्टेट की तरह उन्होंने भी जीएसटी का वेलकम किया गाइस, और जीएसटी फिर कहां पर लागू हो गया, इन द स्टेट ऑफ जेएनके आल्सो। नोट नंबर 1, France is the first country in the world which has implemented GST in 1954. 1954 में दोस्तों फ्रांस पहली कंट्री है जिसने, मतलब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ ही था, 7 साल हुए थे इंडिपेंडेंस को हुए, लेकिन फ्रांस ने तब जीएसटी अपने देश में लागू कर दिया था। खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में अगर 1 मार्कर में आ सकता है तो पूछा जा सकता है क्योंकि आपके बुक में भी लिखा हुआ है। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी? फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इट इज फ्रांस। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, When was the bill, GST bill passed in राज्यसभा? ओ ये अच्छा पॉइंट है गाइस, राज्यसभा में कब पास हुआ था जीएसटी बिल? और वैसे तो इसको क्वेश्चन को और अच्छा करना चाहिए, व्हेन वाज द 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया व्हेन वाज द जीएसटी बिल पास्ड इन राज्यसभा। हमें क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए था, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड इन राज्यसभा? इट वाज पास्ड इन ऑन 3 अगस्त 2016। अगर आपको डेट याद हो दोस्तों, किसी बच्चे ने फोकस किया हो डेट पर दोस्तों, इधर देखिएगा 3 अगस्त 2016। 8 सितंबर को बेटा प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर मिलके वो भारत देश में कानून बन गया था। अखिलेश बेटा, राज्यसभा में तो 3 अगस्त को पास हुआ था ना, एंड देयर आफ्टर रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 8 सितंबर। ऑलराइट गाइस, अब वैसे आज तक नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा, इसका एक वजह यह है कि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही कम है। 10 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है जिसकी वेटेज 2 से 3 नंबर की होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती। चलो वो हमारे अटेम्प्ट में आ जाए तो अच्छी बात है, फ्री के 2 नंबर मिलेंगे गाइस, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछते हैं। कहते हैं यहां पर हिस्ट्री से जुड़ा हुआ आज तक क्वेश्चन नहीं आया, बट यू जस्ट नेवर नो विद द इंस्टीट्यूट व्हाट दे माइट आस्क। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया। कहते हैं ये मेरी तरफ से एडवाइस है, द हिस्ट्री इज टू लेंथी, ये आपको लिखना नहीं है, पता चले ये लिखा है, हिस्ट्री इज टू लेंथी, डोंट आस्क अस सच स्टूपिड क्वेश्चंस। ये लिख मत आना भैया, ये मेरी तरफ से एडवाइस है, ये सोल्यूशन नहीं है, एडवाइस है। It is practically not possible for the students to remember each and every date and instance. पता चलो ये लिखा है, it is practically not possible for us to revise to remember every date. ढंग से क्वेश्चन पूछना, उस पर रिप्लाई आएगा ओके अगले अटेम्प्ट में। तो ऐसे ऐसे भैया आंसर मत लिखाना, ये मेरी तरफ से एडवाइस है दोस्तों कि आप लोग ये
2 से 3 नंबर में दे आर नॉट गोना आस्क यू टू राइट डाउन द एंटायर हिस्ट्री, बट व्हाट वी कैन डू इज हम लोग इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। स्पेशली दोस्तों 2014 से, जब से जीएसटी से जुड़े हुए कानून में बदलाव आए या जीएसटी से जुड़े हुए कानून बाद में आफ्टर ऑल एप्लीकेबल हुए। ऑलराइट, तो कहते हैं हाउएवर स्टूडेंट शुड रिमेंबर इंपॉर्टेंट डेट्स इवेंट्स टू कन्विंस द एग्जामिनर। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह याद होनी चाहिए, फ्यू इंपॉर्टेंट ईयर्स। 2004 में जब केलकर टास्क फोर्स फॉर्म हुआ, 2006 का अनाउंसमेंट बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर, इसको इग्नोर कर सकते हैं। इनफैक्ट इसकी जगह आप 2011 का लिखिएगा, जब 115वां अमेंडमेंट बिल पेश हुआ लेकिन वो पास नहीं हुआ। फिर 2014 से 17 जब एक्चुअल में जीएसटी से जुड़ा हुआ काफी काम हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। 2015 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हुआ। 2016 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास हुआ एंड रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, एंड received assent of president and became constitutional amendment act 101st constitutional amendment act 2016। उसके बाद 2017 में जीएसटी became effective। तो दोस्तों आज तक आया नहीं है, आने के भी चांसेस कम हैं दोस्तों, लेकिन अगर आ भी जाए तो वी आर इन अ पोजीशन टू एटलीस्ट राइट समथिंग जो कि सामने वाले के लिए खुश करने लायक हो। दिस इज जस्ट इन ब्रीफ, द स्टूडेंट शुड राइट इन डिटेल्स रिगार्डिंग दीज डेट्स इंस्टेंसेस इन द एग्जामिनेशन। फर्दर, इफ द स्टूडेंट कैन रिमेंबर ऑल द डेट्स एंड इंस्टेंसेस, इट वुड बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल, जो कि मुश्किल ही रहता है दोस्तों। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। आप लोग देख लेंगे कहीं पर भी ऐसे एडवाइस नहीं मिलेगी आपको जो यहां पर एडवाइस मिल रही है कि भैया देखो ऐसे लिखना है। दिस इज हाउ यू शुड पेन इट डाउन। यू शुड पेन इट डाउन इन सच अ फैशन कि सामने वाले को आप आधा नंबर भी काटने का मौका क्यों देते हो भैया। ऑलराइट गाइस, तो आई होप गाइस, क्या आपको जीएसटी का ये प्रोसेस याद हुआ? आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क है कि आपको जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया एक टैबुलर फॉर्म में, या दोस्तों टैबुलर फॉर्म कहूं या प्रेजेंटेशनली आपको बनाना है, जिसमें आप क्या करेंगे गाइस, ध्यान से देखिएगा। आप अपने पेपर को लैंडस्केप मोड में ले लेंगे। नॉर्मल पेपर ऐसा होता है, उसे आप घुमा लीजिएगा गाइस। जैसे एक नॉर्मल आपका ये पेपर है दोस्तों, नॉर्मल अपन ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बड़ा चाहिए तो हम इसे घुमा देंगे गाइस। ओके, और इसके ऊपर आप लोग हेडिंग डालेंगे जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया होमवर्क। जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जिसमें दोस्तों सबसे पहला दोस्तों, अब आपने ईयर 2000 सिलेक्ट किया। आप अपने आप से रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। आपने ईयर 2000 लिया गाइस, उसके बारे में लिखा, उसके बारे में यहां पे लिखा। फिर दोस्तों आपने उसको आगे बढ़ाया, फिर 2004, फिर 2011, जो भी आपको याद आता जाए, 2006, 7, 2006, 2011, जो भी आपको याद आता जाए, 2011, बीच में 2009 भी था जब एफडीपी रेज फर्स्ट टाइम आया, फिर 2014, ऐसे करके दोस्तों आपको पूरा टेबल बनाना होगा। कुछ इंफॉर्मेशन आप नीचे भी लग सकते हैं, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन काफी आगे चली गई तो 2004 से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन ऊपर लिख लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब आपने क्या किया, ये जो अपना ईयर वाइज थे इनको ना आपने बीच में लिखा, ऊपर भी जगह नीचे भी जगह, तो 2000 की इंफॉर्मेशन नीचे लिख दी, 2004 की ऊपर लिख दी, जैसे भी आप बनाना चाहे। मैं तो एक सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं गाइस कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, एक तो हमारा प्रेजेंटेशन बन जाएगा दोस्तों, एक तो हमारा प्रेजेंटेशन बन जाएगा, पूरा हिस्ट्री आ जाएगी दोस्तों ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जिसे आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं इन अ टैबुलर फॉर्म, इन अ चार्ट वाइज प्रेजेंटेशन। एंड दूसरा दोस्तों हमारा रिवीजन हो जाएगा। खुद से लिखेंगे तो पता चलेगा दोस्तों हाउ आर वी सपोज टू राइट इट डाउन, हमें क्या लिखना चाहिए, हम अपनी इंग्लिश को बेटर कर पाएंगे गाइस। एवरीवन
ऑलराइट, अगर यहां तक रेडी हो तो थम्स अप कर दो भैया, यहां तक रेडी हो तो थम्स अप कर दो। बढ़े फिर आगे, गाड़ी को आगे बढ़ाएं। चलो जी, वाई जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस, भारत देश में जीएसटी क्यों लागू किया गया? पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कुछ कमी पेशियां थी जिसकी वजह से भारत देश में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया दोस्तों, जिसमें से सबसे बड़ा जो दिक्कत थी दैट वाज कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। जस्ट अलाउ मी टू हैव सम वाटर। हाँ जी, पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कुछ कमी पेशियां थी जिसकी वजह से दोस्तों जीएसटी को भारत देश में लाया गया। वो क्या कमियां पेशियां थी उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है हमारा फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी लॉजिकली इंप्लीमेंटेड पॉइंट्स हैं गाइस। तो जब लॉजिक से समझते हैं ना तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती समझने में। आ जाओ, कहते हैं डेफिशिएंसीज इन द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम लेड टू जीएसटी। पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कुछ कमियां पेशियां थी जिसकी वजह से जीएसटी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जीएसटी इज अ मेडिसिन टू द प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्टेड अर्लियर। पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए ये दवाई है। ठीक है जी, क्या दिक्कतें थी जिसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जिसका एक एग्जांपल दे रखा है। आगे चिंता मत करिए, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया में मैंने आगे पूरा डिटेल में दे भी रखा और मैं यहां पर आप लोगों को लिखवाऊंगा भी, डिक्टेट करूंगा, नोट्स बनवाऊंगा गाइस। लेकिन आप लोगों को समझना जरूरी है गाइस कि ये जो एग्जाम्पल है ना, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सोचा समझा एग्जाम्पल है और बहुत दोस्तों दिमाग लगाकर ये एग्जाम्पल बनाया गया कि ये कैसे हमारा प्रोसेस चलता था इन द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम एंड हाउ इट हैज बीन चेंज्ड टू जीएसटी इन द न्यू टैक्सेशन सिस्टम। अब इधर देखिएगा गाइस, अंडर द ओल्ड लॉ मिस्टर ए अगर ये किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, ये अगर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे तो मैन्युफैक्चरिंग पर एक टैक्स लगता था दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी। अगर आप भारत देश में कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा विद द नेम कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। अब जब इस प्रोडक्ट को वो आगे सेल करते थे, प्रोडक्ट को बनाकर अपने पास तो नहीं रखते थे, प्रोडक्ट को सेल करते थे और सेल पर एक टैक्स लगता था जिसका नाम हुआ करता था वैट। फेयर एनफ गाइस। इन्होंने इस प्रोडक्ट को लेट्स से आगे बेचा टू मिस्टर बी। मिस्टर बी मैन्युफैक्चरर नहीं है, मिस्टर ए तो मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने प्रोडक्ट को बनाया और प्रोडक्ट को आगे बेचा। अब क्योंकि मिस्टर बी मैन्युफैक्चरर नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आज मैं एक ऐसा रामबाण बताने वाला हूं आप लोगों को जो आपकी मन की सारी दुविधा क्लियर कर देगा जब भी आप जीएसटी में आगे फंसोगे। एक ऐसा रामबाण। अब इधर ध्यान से देखिएगा, मिस्टर बी क्योंकि ये रिटेलर थे, ये तो सामान खरीदते थे आगे बेच देते थे, या होलसेलर थे लेट्स से फॉर दैट सेक, सामान खरीदते थे आगे बेच देते थे। लेकिन क्योंकि मिस्टर बी वाज अ होलसेलर, ही वाज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, तो इन दैट केस जो ये एक्साइज ड्यूटी पे कर आए, जब मिस्टर बी ने सामान खरीदा मिस्टर ए से, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को दो तरीके के टैक्स पे करे, दो तरीके के टैक्स पे करे। पहला एक एक्साइज ड्यूटी, लेट्स से प्रोडक्ट की वैल्यू, लेट्स से दोस्तों प्रोडक्ट की वैल्यू अपन यहां पर पूरे अमाउंट्स के साथ करेंगे ना तो कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। प्रोडक्ट की वैल्यू अपन 500 रुपए ले लेते हैं, ओके गाइस, 500 रुपीज प्रोडक्ट की वैल्यू। इस पर पहले ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ तो पहले इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी गाइस एट द रेट लेट्स से 10%, 50 रुपीज, 50 रुपए। ये हो गया आपका 550 रुपीज। और इस पर आपका बेचते वक्त आपको वैट लगता था गाइस, लेट्स से वैट का अपन रेट ले लेते हैं 8%। मैं यहां पर अलग अलग परसेंटेज लेना चाहता हूं सो दैट दोस्तों हमारा ना, जब भी मैं 10% बोलूं तो आप लोग समझ जाइएगा राठी सर एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं, जब मैं 8% बोलूं तो वैट की बात कर रहे हैं। तो 550 इंटू 8% ले लें तो 44 रुपीज और देने पड़ते थे मिस्टर बी को। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट जो मिस्टर बी पे करते थे इन ऑर्डर टू परचेज अ प्रोडक्ट
594 ही यूज्ड टू पे। मिस्टर बी कितना पैसा देते थे? 594 रुपीज पे करते थे। अब मिस्टर बी क्योंकि मैन्युफैक्चरर नहीं थे, तो व्हाट विल हैपन टू द टैक्स दैट ही पेड? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। व्हाट विल हैपन टू द टैक्स दैट ही पेड? ये 50 रुपए का क्या होगा जो वो पे कर आए? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। जब मिस्टर बी सामान को आगे बेचेंगे, जब मिस्टर बी सामान को आगे बेचेंगे, इधर ध्यान से देखिएगा, टू मिस्टर सी, मिस्टर सी जो कि लेट्स से रिटेलर है, इन्होंने सामान को आगे बेचा, बट व्हाट विल हैपन टू द 50 रुपीज? ये सामान को आगे बेचेंगे तो ये आगे से एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एक्साइज ड्यूटी कैन ओनली बी कलेक्टेड बाय अ मैन्युफैक्चरर। जब आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो तभी तो आप एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट कलेक्ट एक्साइज ड्यूटी। बात तो सही है सर, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स विच इज लिवाइड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया। अब बात यह आती थी कि 50 रुपए का क्या होगा? 50 रुपए वॉज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मिस्टर बी। 50 रुपए का इन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, नो आईटीसी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी ऑफ दिस 50 रुपीज, एंड देयरफॉर ये आपके कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता था। एडेड इन कॉस्ट, एडेड इन कॉस्ट, कॉस्ट में से जोड़ देते थे। और क्योंकि ये कॉस्ट में ऐड हो गया गाइस, क्या कहीं ना कहीं टैक्स पर टैक्स लग गया? जैसे यहां पर ऑलरेडी टैक्स पे टैक्स लग रहा है, इधर देखिएगा, 500 रुपए का प्रोडक्ट, उस पे 50 रुपए का एक्साइज ड्यूटी, 550 रुपए की वैल्यू आई, और जो हमने वैट लगाया 8%, वो वैट 8% 500 रुपए पर नहीं लगाया, वैट 8% लगाया 550 रुपए पर, विच इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी। कैस्केडिंग ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर टैक्स लग रहा है, टैक्स पर टैक्स लग रहा है। और जीएसटी ने इसे कैसे खत्म किया मैं ये भी सिखाऊंगा, जीएसटी ने इसे कैसे खत्म किया मैं ये भी सिखाऊंगा। तो मिस्टर बी के लिए द सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इज नॉट 500, इट इज 550। सर वाई नॉट 594? गुड पॉइंट सर, वाई नॉट 594? 594 क्यों नहीं था? क्योंकि जब मिस्टर बी आगे सामान को सेल करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तो वो वैट तो कलेक्ट करेंगे ना यार, वो वैट तो कलेक्ट करेंगे ना, अपना प्रोडक्ट का पैसा तो लेंगे लेकिन वैट भी कलेक्ट करेंगे। तो इन दैट केस जो वो क्योंकि आगे से वैट कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें इस वैट का आईटीसी मिल रहा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था, उन्हें इस अमाउंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था। तो अब जीएसटी का एक रामबाण गाइस, और वो रामबाण क्या है? अगर आप आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे, ध्यान से सबको बोलना है, अगर आप आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे तो पीछे वाले का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आपने आगे से टैक्स ही कलेक्ट नहीं किया, जैसे कि मिस्टर बी जो कि एक होलसेलर थे, रिटेलर को बेचते वक्त ही वॉज नॉट कलेक्टिंग टैक्स, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे थे, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे थे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर नहीं थे, वो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट नहीं कर रहे थे। तो व्हाट हैपेंड टू द एक्साइज ड्यूटी दैट ही पेड? 50 रुपए की जो एक्साइज ड्यूटी इन्होंने पे करी, उसका क्या होगा? वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा, उसका आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 550 रुपए हुआ, इन्होंने करे ऐड अपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह थे, जो भी खर्चे वगैरह थे, वो सब जोड़े दोस्तों, लेट्स से 60 रुपीज के खर्चे जुड़ गए। इसके बाद दोस्तों ये अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ेंगे भैया, कोई सामान फ्री में तो बेचेगा नहीं, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा लेट्स से 40 रुपए का, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया कितने का? 650 का। मिस्टर बी के लिए ये प्रोडक्ट कितने का हो गया? 650 का। ये इन्होंने मिस्टर सी को बेचा, ये इन्होंने मिस्टर सी को बेचा गाइस, और मिस्टर सी को बेचने पर क्या इस पर 650 रुपए पर क्या इन्होंने वैट लगाया? हाँ जी, वैट लगाया गाइस एट द रेट 8% गाइस। 650 का 8% निकल कर आता है 52 रुपीज, 52 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना निकल कर आया? टोटल अमाउंट कितना निकल कर आया? 702 रुपए।
तो व्हाट इज द अमाउंट दैट मिस्टर सी विल हैव टू पे टू मिस्टर बी इन ऑर्डर टू परचेज दिस प्रोडक्ट? इट विल बी 702 रुपीज। 8% वैट लगेगा इस चीज का ध्यान देना। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि जो मिस्टर बी है वो जाके दोस्तों गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे? मिस्टर बी जाके गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे? जो इन्होंने वैट कलेक्ट किया 52 रुपीज, वैट दोस्तों 52 रुपीज जो कलेक्ट किया, माइनस द वैट दैट ही पेड, और उन्होंने वैट कितना पे किया था? 44 रुपीज का वैट दिया था। तो व्हाट इज द अमाउंट मिस्टर बी इज गोना पे टू द गवर्नमेंट गाइस? 8 रुपए वो पे करते थे, 8 रुपीज पे करते थे, 8 रुपए पे करते थे। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया गाइस? तो क्या पुराने टैक्सेशन सिस्टम में सर क्या ये कहना सही होगा कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज जब खत्म हो जाती थी उसके बाद एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था? करेक्ट। और क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था वो आपकी कॉस्ट में जुड़ जाता था, और कॉस्ट में अगर टैक्स कंपोनेंट जुड़ गया, कॉस्ट में टैक्स कंपोनेंट जुड़ गया, और टैक्स कंपोनेंट जुड़ने की वजह से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टैक्स कंपोनेंट जुड़ने की वजह से कॉस्ट की वैल्यू बढ़ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, और उस पर जब टैक्स लगाया गया तो उसे कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। समझ में आया गाइज ये वाला पॉइंट? समझ में आया तो एक बात हम सब कर सकते हैं गाइज, आप लोग समझ में आया वाला पॉइंट? तो अब अपन इस एग्जांपल को देखेंगे गाइज, इस एग्जांपल को देखेंगे। अब इधर ध्यान से देखिएगा। सेल बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज। ओल्ड टैक्स की बात कर रहे हैं, अभी जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं। एड प्रॉफिट मार्जिन, भैया कोई भी बेचेगा, मैन्युफैक्चरर भी बेच रहा है तो अपना प्रॉफिट तो रखेगा ही, 10 रुपए का। तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आई थी दोस्तों 100 रुपए, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगी 10 रुपए की एट द रेट 10%, 10 रुपए। एड टोटल वैल्यू आ गया 110 रुपए, उसके ऊपर वैट लगा 10%। यहां पर दोनों 10% ले लिए, मैंने 10 और 8 लिया था सो दैट कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का ना हो, 11 रुपए। तो टोटल फाइनल वैल्यू निकल कर आई फॉर द होलसेलर, होलसेलर ने कितना अमाउंट पे किया? 121 पे किया। अब आप लोग जानते हो क्योंकि होलसेलर आगे प्रोडक्ट को बनाता नहीं है, होलसेलर तो बल्क में क्वांटिटी खरीदता है इसलिए उसे सस्ता पड़ता है, फिर वो रिटेलर को थोड़े थोड़े रिटेलर्स को जाके बेचता है अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर। होलसेलर आगे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, एंड बिकॉज ही डज नॉट मैन्युफैक्चर, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं करता तो ही कैन नॉट चार्ज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज चार्ज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट ना, लेकिन यहां पर तो वो मैन्युफैक्चर करता ही नहीं था, इसलिए उसने आगे से एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट नहीं करी। तो व्हाट विल हैपन टू द एक्साइज ड्यूटी दैट ही पेड? उसने 10 रुपए पे किया था, उसका क्या होगा सर? वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो 100 रुपए के तो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी। वैट क्यों नहीं जोड़ा मैंने कॉस्ट में? क्योंकि सर वैट इज व्हाट यू विल कलेक्ट, वैट आप आगे से कलेक्ट करोगे, इसलिए आपने नहीं जोड़ा। करेक्ट। अब इधर ध्यान से देखिएगा, जब होलसेलर रिटेलर को बेचता है 110 में उसने अपना 10% का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा तो टोटल वैल्यू आ गई 121, जिस पर वैट लगाया। देखो नेक्स्ट होलसेलर से रिटेलर के केस में हमने कहीं भी एक्साइज ड्यूटी की बात नहीं करी, क्योंकि होलसेलर ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं करी। इसने वैट लगाया एट द रेट 10%, तो निकल कर आया 12 रुपए, तो टोटल निकल कर आया 133, टोटल निकल कर आया 133। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस यहां तक? अब इसमें दोस्तों अंडर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, ये देखिएगा की नोट्स फ्रॉम द अबव एग्जांपल। एज होलसेलर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, ही डज नॉट लिवाई एक्साइज ड्यूटी ऑन सेल, therefore excise duty paid by him shall form part of cost में जुड़ जाएगा, leading to cascading effect होगा गाइस। वैट पेबल बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, 12 रुपए उसने कलेक्ट किया था, मैंने यहां पर 12.1 नहीं लिखा दोस्तों, मैंने राउंड ऑफ करके 12 ही लिखा है। 12 रुपए होलसेलर ने रिटेलर से 12 रुपए कलेक्ट करे थे, और होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को 11 रुपए पे करे थे। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट दोस्तों 12 माइनस 11, 1 रुपए जाकर दोस्तों उसने सरकार को पे कर दिया। फेयर एनफ।
अब आते हैं अंडर द जीएसटी लॉ। अब जीएसटी में हमारा पर्पस क्या था कि कैस्केडिंग को खत्म करना है, टैक्स ऑन टैक्स को खत्म करना है, टैक्स ऑन टैक्स को खत्म करना है, यही हमारा पर्पस था ना गाइस। अब इधर देखिएगा, अंडर द जीएसटी लॉ 90 रुपए का प्रोडक्ट एड प्रॉफिट मार्जिन वही 100 रुपए, एक्साइज ड्यूटी तो जीएसटी में नहीं है तो यहां 0 लिखा, वैट नहीं है यहां 0 लिखा, लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी की जगह क्या है, सीजीएसटी, वैट की जगह क्या है, एसजीएसटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा गाइस, 10%, 10%, 10%, 10%, तो दोस्तों 10 रुपए 10 रुपए। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवाने वाला हूं। पुराने लॉ में, पुराने ओल्ड लॉ में जब एक्साइज ड्यूटी लगता था तो एक्साइज ड्यूटी किसके पास जाता है, एक्साइज ड्यूटी किसके पास जाता है गाइस, सर एक्साइज ड्यूटी बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट, वो 10 रुपए मिल रहे हैं। अंडर द जीएसटी लॉ, अंडर द जीएसटी लॉ सीजीएसटी किसके पास जाएगा, सीजीएसटी किसके पास जाएगा, सीजीएसटी, सर ये 10 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुश, सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुश, कह रहे हैं पहले भी 10 रुपए मिल रहे थे, आज भी 10 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम वैट किसको बिलोंग करता था, ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में वैट किसको बिलोंग करता है, सर वैट बिलोंग करता है टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो उन्हें कितना मिल रहा था, उन्हें सर 11 रुपए मिल रहा था, 11 रुपीज मिल रहा था। अंडर द जीएसटी लॉ, अंडर द जीएसटी लॉ वैट की जगह एसजीएसटी मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन एसजीएसटी कितना मिल रहा है, 10 रुपए। तो किसका नुकसान हो रहा था, किसका नुकसान हो रहा था गाइस, सर स्टेट गवर्नमेंट का। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट हमेशा परेशान करती थी इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी में। याद है 2011 में जब जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन की बात हुई, जब यूपीए संगठन पावर में थी जिसमें कांग्रेस मेजर पार्टी थी दोस्तों, तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था कि भैया अगर आप जीएसटी की बात करेंगे तो सारे स्टेट वालों ने कहा था भैया हमसे दूर हो जाना, हाँ हम पार्टी गिरा देंगे, क्यों, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था बाय इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। अब जब दोस्तों 2014 में एनडीए पावर में आई जिसकी मेजर पार्टी बीजेपी है और वो पूर्ण बहुमत से आई, बीजेपी अकेली ही बहुमत से आ गई दोस्तों, तो उन्हें इस चीज का डर नहीं था कि मेरी जो पार्टी वाले हैं, मेरे जो अलायंस वाले हैं, अगर मेरे को डराएंगे तो हम डर जाएंगे ना। मोदी जी ने कहा ना, जीएसटी भारत देश में लाना जरूरी है, हमारे टैक्सेशन सिस्टम को सही करना जरूरी है, ट्रांसपेरेंट करना जरूरी है, बहुत ज्यादा लूप होल है, बहुत ज्यादा टैक्स एवेजन है, बहुत ज्यादा पुराने केसेस चल रहे हैं, गलत है। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो उन्होंने इन स्टेट्स को बोला देखो भैया मैं जानता हूं ये जब जीएसटी लॉ आएगा तो तुम्हारा 1 रुपया का नुकसान होगा, ये 1 रुपये का नुकसान हो रहा है ना, पुराने लॉ में 11 मिल रहे थे यहां 10 मिल रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रहा हूं, कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट। ये जो कंपेंसेशन एक्ट था ना, कंपेंसेशन एक्ट ये बना था फॉर द स्टेट्स, जो जिन स्टेट्स को नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको वो 1 रुपए का भुगताजा दूंगा। मोदी जी ने कहा मैं अपनी जेब से 1 रुपए दूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे टू द स्टेट जिसको इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की वजह से 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। आज आपको दोस्तों ये 1 रुपए लग रहा है कि क्या चिंदियों जैसी बातें कर रहे हो राठी जी, 1 रुपए के लिए इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो। अरे 1 रुपया सिर्फ 100 रुपए की वैल्यू पर एक है, आज करोड़ों करोड़ों रुपए का दोस्तों ट्रांजैक्शन होता है तो करोड़ों रुपए का टैक्स लॉस होता। आप सोच रहे हो दोस्तों 100 करोड़ का दोस्तों अगर मैं कहता हूं एक दिन में ट्रांजैक्शन होता है तो 1 करोड़ रुपए का सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हो जाता एक दिन का। मैं तो 100 करोड़ तो बहुत छोटी बात है दोस्तों। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। अब under the GST law, now concluding guys, now concluding this point, under the GST law, क्योंकि आगे भी जब सामान बेचा जाता, जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा तो यहां पर उसको मैन्युफैक्चरिंग या सेल नहीं बोली गई, उसे बोला गया सप्लाई किया। एक वर्ड, नया वर्ड लेकर आए दोस्तों, और हर जगह
जैसे मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, सेल पर वैट लगता है, यहां नहीं, जीएसटी लगता है सप्लाई पर। तो जो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को किया वो भी सप्लाई, और जो होलसेलर ने रिटेलर को किया वो भी सप्लाई। तो जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सामान बेचा तो मैन्युफैक्चरर ने दो टैक्स कलेक्ट करे, सीजीएसटी 10 रुपए, एसजीएसटी 10 रुपए। होलसेलर ने जब आगे रिटेलर को बेचा तो उसने भी वही दो टैक्स कलेक्ट करे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो क्या यहां पर जो होलसेलर ने पहले सीजीएसटी, एसजीएसटी पे कर रखा था, उसका क्या उसे क्रेडिट मिल गया? हाँ जी, क्योंकि होलसेलर ने, मैंने रामबाण क्या बताया था दोस्तों, क्या था वो रामबाण? आगे से टैक्स कलेक्ट करोगे तो पीछे वाले का आईटीसी मिलेगा, अगर आपने आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं करा तो पीछे वाले का आईटीसी नहीं मिलेगा, पीछे वाले का टैक्स नहीं मिलेगा, यही बोला था ना। तो यहां पर होलसेलर ने आगे से क्या टैक्स कलेक्ट किया अंडर जीएसटी? होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा तो आगे से जो टैक्स कलेक्ट किया वो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी कलेक्ट किया, और जो वो पहले पे कर कर आ रहा था वो सीजीएसटी, एसजीएसटी पे कर कर आ रहा था। तो क्या उसे क्रेडिट मिल रहा था इस चीज का? द आंसर इज यस, उसे क्रेडिट मिल रहा था। और क्योंकि क्रेडिट आपको हर स्टेज पे मिला, क्या कॉस्ट में आपका कोई भी टैक्स की वैल्यू जोड़ी गई? नहीं, कोई भी टैक्स की वैल्यू आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ी गई। तो जब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा अंडर द जीएसटी लॉ, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू द होलसेलर? इट इज 100 रुपीज, 100 रुपए। क्यों हमने 10-10 रुपए क्यों नहीं जोड़े? जो हम पहले 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी के नाम का जोड़ रहे थे वो यहां क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि पुराने टैक्सेशन लॉ में आप आगे से एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अंडर द जीएसटी लॉ आप आगे से सीजीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, इसीलिए आपको सीजीएसटी का आईटीसी मिल रहा है। आप आगे से एसजीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, आपको एसजीएसटी का आईटीसी मिल रहा है। इसीलिए ये कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि इसका तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है ना, इट इज मोर लाइक अ करंट एसेट। आज आपने 10-10 रुपए का सीजीएसटी, एसजीएसटी पे किया है, जब आप आगे सामान को बेचोगे और आपने सामान को बेचने पर 11-11 रुपए कलेक्ट करे, तो 11-11 में से 10-10 रुपए हम माइनस कर लेंगे। रिटेलर अपने ऊपर तो बर्डन नहीं लेगा ना, वो सॉरी होलसेलर अपने ऊपर तो बर्डन नहीं लेगा ना। होलसेलर ने बर्डन किस पे डाल दिया? रिटेलर। और रिटेलर जब आगे बेचेगा तो वो अपना बर्डन डाल देगा कस्टमर। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो यहां पर 100 रुपए का उसने प्रोडक्ट, 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन, 110 रुपए हुआ, 11-11 रुपए का सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो ये आपका कितना निकल कर आया? 132। ये आपका कितना निकल कर आया दोस्तों? 132 रुपीज निकल कर आया। एंड फाइनली अंडर द जीएसटी लॉ, अंडर द जीएसटी लॉ गाइस, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हुआ, एज बोथ सीजीएसटी, अच्छा सीएसजीटी लिख दिया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी was charged on the product price and profits. Both CGST and SGST was charged on the product price and profits. कोई टैक्स पर टैक्स नहीं लगा। CGST and SGST payable by wholesaler to government. CGST में 11 माइनस 10 1 रुपए, SGST में 11 माइनस 10 1 रुपए। Everybody getting my point? है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस? अभी इससे भी जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को सिखाने वाला हूं। आप लोग कहोगे राठी जी अगर टैक्सेशन सिस्टम हमें ऐसा ही समझना है तो आप दिन रात टैक्स पढ़ाओ। क्या कंसेप्चुअली पॉइंट को समझ पा रहे हैं गाइस? ये अभी कैस्केडिंग इफेक्ट का एक पॉइंट था। कैस्केडिंग दो तरीके से मेजरली होती थी, जिसमें से एक तो मैंने बता दिया कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से नॉन मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर जाते थे तो एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाता था, देयरफॉर इट लीड्स टू कैस्केडिंग इफेक्ट, उससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। दूसरा दोस्तों कैस्केडिंग इफेक्ट का, मगर पहले दोस्तों मैं ये वाला पढ़ा दूं, एक बार ये पॉइंट पढ़ा देता हूं, फिर दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, फिर उस पॉइंट को पढ़ेंगे एंड देन वी विल राइट डाउन बोथ द पॉइंट्स, फिर अपन नोट्स पर आएंगे। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी को भारत देश में इंप्लीमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी?
Following are the deficiencies of earlier taxation system that led to introduction of GST in India. पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कुछ कमियां पेशियां थी, डेफिशिएंसीज थी, जिसकी वजह से भारत देश में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जिसमें पहला पॉइंट आया कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कहते हैं देयर वर टू सिनेरियोज व्हिच लेड टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जिससे कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस हुआ। पहला, इंक्लूजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन द वैल्यू ऑफ इंपोजिंग वैट। तो दो में से पहला वाला मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू पूरा डिटेल में समझाया। इंक्लूजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड किया जाता था इन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फॉर इंपोजिंग वैट लगाने से पहले। कहते हैं क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लिवाइड एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज वाज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट वैट लायबिलिटी, एज एक्साइज ड्यूटी किसका था? सेंट्रल लेवी था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, तो वैट वाले जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, whereas VAT was a state levy, वैट स्टेट के पास जाता था, तो यहां पर क्रेडिट नहीं मिलता था। नो सेनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। सेनवैट दोस्तों एक्साइज ड्यूटी का ही दूसरा नाम है, जिसे बोलते थे सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। सेनवैट को मैं अगर ब्रेक करूं तो CEN स्टैंड फॉर सेंट्रल और वैट स्टैंड फॉर वैल्यू एडेड टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी का ही दूसरा नाम सेनवैट बोलते थे। जैसे अखिलेश घर पे बोलते हैं अक्कू, होता है ना, घर का हमेशा एक पेट नेम होता है अक्कू, ठीक है ना दोस्तों। तो उसी का दूसरा नाम है, एक्साइज ड्यूटी का दूसरा नाम था सेनवैट। तो नो एक्साइज ड्यूटी क्रेडिट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। आ जाओ भाई, अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरे कैसा कैस्केडिंग होता था, क्या शानदार पॉइंट है गाइस, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का ये पॉइंट पढ़ने के बाद। आ जाओ गाइस, यहां पर बनाता हूं। लेट्स से दोस्तों, एक ये है मिस्टर ए, ये हैं यूपी के, ओके। मिस्टर ए ने कुछ सामान बेचा, सोल्ड, ओके गाइस। ये कौन है? लेट्स से डिस्ट्रीब्यूटर है, लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चरर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर है। मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट हो चुका है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग डाल के और कोई इसको बड़ा एग्जांपल नहीं करना चाहता, टू द पॉइंट एग्जांपल करना चाहता हूं। तो मिस्टर ए इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स। दोस्तों रिटेलर से जस्ट ऊपर वाली स्टेज पर आते हैं, और इन्होंने सामान बेचा लेट्स से टू मिस्टर बी, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। तो अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई सामान बेचा लेट्स से जिसकी वैल्यू है 1000 रुपीज, तो अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम अगर इंटर स्टेट होता था, इंटर स्टेट, तो वैट नहीं लगता था, क्या लगता था? CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। तो मिस्टर ए विल लिवाय CST, इस पर CST लगाएंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स एट द रेट 2% हुआ करता था दोस्तों, 20 रुपीज। टोटल निकल कर आएगा 1020। टोटल कितना निकल कर आएगा? 1020, ठीक है जी। अब मिस्टर बी ने अपना यही प्रोडक्ट मिस्टर सी को बेचा। लेट्स से दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूटर है, मिस्टर बी को ले लेते हैं रिटेलर, और मिस्टर सी को ले लेते हैं कस्टमर। मिस्टर बी ने वेस्ट बंगाल में अपनी दुकान खोल रखी है दोस्तों, और मिस्टर बी ने दोस्तों यहां पर ये सामान अपना बेचा दोस्तों, सोल्ड। अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम ये सारी कहानी चल रही है दोस्तों, मिस्टर सी को बेचा गया गाइस। अब मुझे बताइएगा एवरीबॉडी, क्योंकि मिस्टर सी कस्टमर थे, वेस्ट बंगाल के ही थे गाइस, मिस्टर सी ने क्या चार्ज, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचते वक्त क्या चार्ज किया होगा? वैट, क्योंकि ये इंट्रास्टेट है। ये क्या है? इंट्रास्टेट। ये पहला वाला ट्रांजैक्शन क्या था गाइस? ये वाला ट्रांजैक्शन क्या था? आपका इंटरस्टेट था।
और इंटर स्टेट के केस में अंडर द ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम सीएसटी लगता था। जब वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल में ही बेचा गया तो ये इंट्रा स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट है, एंड देयरफॉर यहां पर वैट लगाया जाता था। अब बात ये आती है दोस्तों, लेट्स से दोस्तों मिस्टर बी ने मिस्टर सी को जो प्रोडक्ट बेचा वो 1400 रुपए का बेचा, 1400 रुपीज का बेचा, जिस पर वैट लगा लेट्स से एट द रेट 5%, वैट लगा एट द रेट 5%, 70 रुपए, तो टोटल निकल कर आता है 1470। क्या निकल कर आता है टोटल? 1470। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस एंड एवरीबॉडी विल हैव टू थिंक एन आंसर। मिस्टर बी ने 70 रुपए, 70 रुपीज कलेक्ट करे फ्रॉम मिस्टर सी, लेकिन क्या मिस्टर बी ने पहले भी कोई टैक्स दे रखा था जब उन्होंने सामान खरीदा? क्या पहले भी कोई टैक्स दे रखा था जब उन्होंने सामान खरीदा? हाँ जी राठी जी, 20 रुपए दे रखे थे। तो क्या मिस्टर बी जब वेस्ट बंगाल सरकार को जाकर पे करेंगी, वेस्ट बंगाल सरकार को जाकर मिस्टर बी पे करेंगे, तो कितना पे करेंगे मेरे को बताओ सर? वही अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 70 रुपए माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट 20 रुपए, आप जाकर कितना पे करोगे? 50 रुपए पे करोगे, हाँ या ना? हम यही तो सीख कर आए हैं सर। पहले अगर हमने कोई टैक्स पे किया है और आगे से हमने टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो जितना टैक्स हमने पहले पे किया है वो हम माइनस कर लेंगे, हाँ या ना? क्यों राठी जी, अब क्या हुआ? ये 20 रुपए नहीं माइनस होंगे? नहीं माइनस होंगे। क्यों माइनस नहीं होंगे? फुल 70 रुपए। वेल डन अखिलेश। क्यों? यहां पर आप 50 रुपए नहीं, आप 70 रुपए पे करेंगे, लेकिन आप मेरे को बताइएगा इस वाई? क्योंकि सर जो आपने 20 रुपए पे करे हैं, जो मिस्टर बी ने 20 रुपए पे करे हैं, क्योंकि पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, नाम सीएसटी है, मैंने कल भी बताया था अखिलेश बेटा, ये नाम सीएसटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लेकिन इट गोज टू द ओरिजिनेटिंग स्टेट। नाम सेंट्रल सेल्स टैक्स है, लेकिन ये जाता किसे है? ये जाता है ओरिजिनेटिंग स्टेट को, जहां से सामान, ओरिजिनेटिंग स्टेट, जहां से सामान ओरिजिन हुआ था। मतलब जब मिस्टर बी ने सामान खरीदा मिस्टर ए से, तो सामान ओरिजिन कहां से हुआ? यूपी से। तो ये 20 रुपए जो मिस्टर बी ने, ध्यान से देखिएगा, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पे करे, तो मिस्टर ए क्योंकि वो तो खुद यूपी का बंदा है, तो 20 रुपए पता है ये किसके पास चले गए? 20 रुपए चले गए ये योगी जी के पास। योगी जी कौन है? यूपी के चीफ मिनिस्टर। 20 रुपए ये किसके पास चले गए? ये योगी जी के पास चले गए। 20 रुपए यूपी सरकार के पास चले गए। अब आप बताओ, जब मिस्टर बी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मतलब ममता दीदी के पास गए और ममता दीदी को वो 50 रुपए दे रहे थे, ममता दीदी ने ऐसे 2 बार थूक लगा के ही ना कह रहे, ए बेटा मिस्टर बी ये 50 रुपए क्यों दे रहे हो? 70 देने थे ना। दीदी भूल गई, मैंने ना सामान खरीदते वक्त 20 रुपए तो दिए थे। 20 रुपए दिए थे? उन्होंने अपने अकाउंटेंट से पूछा, इन्होंने कोई 20 रुपए दिए थे क्या? अकाउंटेंट कहता ना। ममता दीदी कहते, झूठ बोलता है, कब दिए 20 रुपए? करे अरे हमने सामान खरीदा था उत्तर प्रदेश से, हमने 20 रुपए दिए हैं सामान खरीदते वक्त, ये देखिए इनवॉइस में सीएसटी नजर आ रहा। ममता दीदी ने जय कान पकड़ा दोस्तों, और क्या कहा कि भैया ये जो तुमने 20 रुपए दिए हैं ये तो यूपी वाले को दे दिए, अरे ये तो योगी जी के पास है, योगी जी की झोली में 20 रुपए पड़े हैं, हम उसका क्रेडिट क्यों देंगे? मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग का जो लफड़ा था वो तो गया, वो तो अपनी जगह लफड़ा सो है, लेकिन अब तो आप दूसरे स्टेट से सामान खरीद रहे हो, इंटर स्टेट परचेज कर रहे हो, और इंटर स्टेट परचेज करने पर जो आपने टैक्स पे किया उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो वो कहते हैं हमें थोड़ी ना वो 20 रुपए मिले, वो 20 रुपए तो उस स्टेट को चले गए जिस स्टेट से तुमने सामान खरीदा, हम इस 20 रुपए का क्रेडिट नहीं देंगे। एंड देयरफॉर
पूरे 70 रुपए आपको सरकार को देने पड़ेंगे। मतलब आप, ममता दीदी आपसे 70 रुपए निकलवा कर मानेंगी, तो आपने ममता दीदी को 70 रुपए दिए, तो इस 20 रुपए का जो आप मिस्टर ए को पे कर आए, मिस्टर ए को पे कर आए और उसका आपको क्रेडिट नहीं मिला, इस 20 रुपए का क्रेडिट नहीं मिला, ध्यान से सुनिएगा, नो क्रेडिट, नो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो क्योंकि आपको 20 रुपए का क्रेडिट नहीं मिला दोस्तों, क्या ये आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? क्या ये आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा? एडेड इन कॉस्ट, यस, ये आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये जो दोस्तों 20 रुपए हैं, ये मिस्टर बी यहां पर अपनी कॉस्ट में ऐड करेंगे और उसके ऊपर वैट लगेगा, उसके ऊपर वैट लगेगा। तो क्या फिर कैस्केडिंग हो गया? मतलब 1400 रुपए में 20 रुपए इनका सीएसटी भी है, 1400 रुपए में 20 रुपए इनका सीएसटी भी है। तो क्या कॉस्ट में ऐड हो गया? द आंसर टू व्हिच इज यस, कॉस्ट में ऐड हो गया। एंड क्योंकि ये कॉस्ट में ऐड हो गया है दोस्तों, क्योंकि ये आपका कॉस्ट में ऐड हो गया, क्या फिर से कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया? द आंसर टू व्हिच इज यस, कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस? सर जीएसटी में क्या होगा फिर? गुड पॉइंट सर। जीएसटी में अगर आज इसी ट्रांजैक्शन को, ध्यान से देखिएगा, आज इसी ट्रांजैक्शन को अगर अपन जीएसटी में डालें, जीएसटी में डालें, तो जब पहला यूपी से वेस्ट बंगाल, ध्यान से देखिएगा, यूपी से वेस्ट बंगाल जाएगा तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा और इंटर स्टेट के केस में आपका आईजीएसटी लगता है। जीएसटी में क्या लगता है? आईजीएसटी। और जब आप इंट्रा स्टेट करेंगे, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को बेचा, इंट्रा स्टेट हुआ वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल, तो आपका होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सर यहां पर भी तो अलग अलग है, लेकिन यहां अंडर द जीएसटी लॉ द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी जो आप पे कर आए हो, जो आपने आईजीएसटी पे करा है, वो हम आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी में से माइनस करने देंगे। इसीलिए कैस्केडिंग नहीं हुआ। पहले सीएसटी को वैट में से माइनस नहीं करने दिया जा रहा था, लेकिन इन केस ऑफ आईजीएसटी, हम आईजीएसटी के केस में हम क्या दोस्तों, सीजीएसटी और एसजीएसटी में से माइनस करने देंगे। द आंसर टू विच इज यस। लेकिन सर यहां तो नुकसान होगा, नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि अंडर द जीएसटी लॉ जो आईजीएसटी लगता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय, ध्यान से देखिएगा, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये आईजीएसटी कलेक्ट करेगी और इसमें से कुछ पोर्शन तो खुद रख लेगी, रिटेन कर लेगी, रिटेन करेगी कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन दोस्तों पता है किसे देगी? डेस्टिनेशन स्टेट को, जहां ये सामान पहुंचा, ना कि जहां से ये सामान निकला। तो ये जो आईजीएसटी लगा, आईजीएसटी लगा बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी, तो मिस्टर ए आईजीएसटी जाकर किसे पे करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट उस हिस्से में से, क्योंकि आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की झोली का कानून है, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की झोली का कानून है, तो आईजीएसटी में से कुछ पोर्शन तो मोदी जी अपनी जेब में रखेंगे और कुछ पोर्शन योगी जी को नहीं देंगे, जहां से सामान ओरिजिनेट हुआ, जहां से सामान चला, वो कुछ पोर्शन डेस्टिनेशन स्टेट को देंगे। इसीलिए दोस्तों जीएसटी को एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बोला जाता है। तो लेट्स से अगर 20 रुपए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर 20 रुपए का आईजीएसटी है, 20 रुपए का आईजीएसटी है, तो मोदी जी 10 रुपए अपने पास रखेंगे, 10 रुपए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को देंगे। आपको क्रेडिट पूरे 20 रुपए का मिलेगा, आपको क्रेडिट पूरे 20 रुपए का मिलेगा। डिटेल डिस्कशन आईटीसी वाले चैप्टर में होगा। इसीलिए जीएसटी में दोस्तों ये कैस्केडिंग अब लगभग खत्म हो गई है। आओ भैया नेक्स्ट पॉइंट, लेवी ऑफ सीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट परचेज फॉर फर्दर सेल इन द सेम स्टेट, दैट इज वैट। कहते हैं इन केस ऑफ इंटरस्टेट परचेज, इंटरस्टेट परचेज के केस में
CST was leviable, CST लगता था, which used to be collected by the origin state. ओरिजिन स्टेट को कलेक्ट किया जाता था, ओरिजिन स्टेट कलेक्ट करता था. Therefore, no credit was granted by the destination state. तो under the old law guys, जो टैक्स था वो यूपी सरकार को मिल रहा था, इसलिए वेस्ट बंगाल ने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया था, भैया हमारी तरफ से कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. मजा आया गाइस. नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीपल टैक्सेस. मैं अभी आपको लिखने का टाइम दूंगा, पॉइंट नंबर 1 और 2 करवा देता हूं, फिर लिखने का टाइम दूंगा, जब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लूंगा, फिर अपन पॉइंट नंबर 3 एंड 4 पर आएंगे. मल्टीपल टैक्सेस, स्टेट भी अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाता था. लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, सीएसटी, लेकिन आपस में भी इनका क्रेडिट नहीं मिलता था. आपस में भी इनका क्रेडिट नहीं मिलता था गाइस, which again used to lead to increase in cost. तो several taxes in the state मतलब एक ही स्टेट को अलग अलग तरीके के टैक्सेस मिल रहे हैं, लेकिन आपस में भी इन्हें सेट ऑफ नहीं करने देते. कहते हैं several taxes in the state such as luxury tax, entertainment tax etc which were not subsumed in VAT. VAT में से सबज्यूम नहीं किया गया था. लेट्स से आपने बिजनेस के लिए कोई महंगी गाड़ी खरीदी, ऑलराइट गाइस, गाड़ी की वैल्यू 60 लाख, 70 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़, जो भी, उस पे सरकार ने लग्जरी टैक्स लगाया, लेट्स से 10% का, जो स्टेट गवर्नमेंट को गया. लेकिन उस लग्जरी टैक्स को भी वैट में से माइनस नहीं करने देते थे, क्रेडिट नहीं देते थे. एंटरटेनमेंट टैक्स, आप अपने एम्प्लॉइज को, ध्यान से मेरी बात सुनना, एम्प्लॉइज ने 1 महीने रगड़ के काम किया, आपने डिसाइड किया कि मैं एम्प्लॉइज को बिजनेस के खर्चे पर मूवी दिखाने ले जाते हैं अवतार नरसिम्हा, आपने उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स दिया, उस एंटरटेनमेंट टैक्स का भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. आप आगे नॉर्मली सामान बेचते हैं, आपने टैक्स कलेक्ट किया था, वैट कलेक्ट किया था, उसमें से आप एंटरटेनमेंट टैक्स माइनस करना चाहते थे. भैया मेरा बिजनेस का ही तो खर्चा, अपने एम्प्लॉइज को खुश रखना भी बिजनेस का खर्चा है. बीवी बच्चों के साथ नहीं गए थे, एम्प्लॉइज के साथ गए थे, वो भी माइनस करना मना कर दिया. हमने स्टेट वालों से बोला भैया ये तो आप ही क्यों जा रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी आपको गया, लग्जरी टैक्स भी आपको गया, वैट भी आप ही का हिस्सा है, तो वैट में से तो ये माइनस करने दो ना. उन्होंने मना कर दिया, करे नहीं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे. अब आज दोस्तों लग्जरी टैक्स ये सब क्या है, सब जीएसटी के अंदर है. सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी. सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है जब इंट्रा स्टेट होता है, विद इन द सेम स्टेट होता है, और आईजीएसटी लगता है दोस्तों जब इंटर स्टेट होता है. ऑलराइट गाइस, तो आई एम गिविंग यू टाइम, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए गाइस. ये आपको पूरा लिखना है, पूरा लिखना है. डेफिशिएंसीज, हेडिंग डाल दीजिए, डेफिशिएंसीज ऑफ ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम या अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम. 2 मिनट का टाइम दूंगा, लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं गाइस. कोई भी बच्चा दोस्तों मिस आउट नहीं करेगा इस पॉइंट को. डेफिशिएंसीज ऑफ ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम. पॉइंट नंबर 1 डालिए, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस. कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, उसके नीचे लिखिएगा, there were 2 scenarios which led to cascading of taxes. नंबर 1, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही लिखना है. इंक्लूजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट, बस इतना, बस राठी जी, हाँ जी. एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, लेवी ऑफ सीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट परचेज फॉर फर्दर सेल इन द सेम स्टेट वैट. यहां तक लिखना है, लिखिए गाइस. उसके बाद सेकंड पॉइंट, मल्टीपल टैक्सेस. मल्टीपल टैक्सेस में आपको पूरा लिखना है, छोटा सा ही एक है. मल्टीपल टैक्सेस में आपको पूरा लिखना है. सेवरल टैक्सेस इन द स्टेट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, which were not subsumed in the VAT. वो VAT में सबज्यूम नहीं हुए थे.
किया गाइस? एवरीबडी राइट इट डाउन। मैं साइड में हट के आया हूं सो दैट आप लोग लिख सकें, और जैसे ही लिख लेंगे 1 मिनट दे रहा हूं, फिर वी विल हेड ऑन टू पॉइंट नंबर 3 और 4, क्योंकि नोट्स साथ साथ बनाना जरूरी है। जैसे ही मैं बच्चों को बोलूंगा ना घर पे अपने आप नोट्स बना लेना, हो गई ऐसी की तैसी, फिर ना बना रहे बच्चे किसी भी तरीके के नोट्स अपने आप। डन। आ जाओ भाई। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, वो भाई साहब इसमें तो दोस्तों मेरा रियल लाइफ एग्जांपल है। आप लोग कहेंगे राठी जी सच्ची में? हाँ, अब इसका भी एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। द मोर एग्जांपल्स वी टेक द बेटर इट इज। जितने ज्यादा एग्जांपल से क्लैरिटी आएगी, नथिंग बीट्स दैट। आ जाओ भाई। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। अब मैं आपका होस्ट और दोस्त राठी, ठीक है ना गाइस? और मेरा अपनी स्टे राठी क्लासेस है दोस्तों, जिसका मेरा कोचिंग सेंटर है। मैं आप लोगों को टैक्स पढ़ाता हूं। तो जब अंडर द ओल्ड लॉ गाइस, अंडर द ओल्ड लॉ, जब मैं स्टूडेंट्स को सर्विसेज देता था, जिसके बदले में स्टूडेंट्स मुझे फीस देते थे गाइस, स्टूडेंट्स मुझे फीस देते थे, और फीस पर क्या देते थे? सर्विस टैक्स। क्या देते थे? सर्विस टैक्स। अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम सर्विस टैक्स का हकदार कौन है? किसके पास जाएगा ये सर्विस टैक्स गाइस? ये जाता था टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टूडेंट सच सर्विसेज, स्टूडेंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों, मैंने अपने कोचिंग सेंटर में, ध्यान से देखिएगा, मैंने अपने कोचिंग सेंटर में एसी इंस्टॉल किया भैया, टेबल चेयर मतलब फर्नीचर इंस्टॉल किया था गाइस। मैंने टेबल चेयर एसी प्रोजेक्टर लगाया था। बच्चे पानी पीते थे, वाटर कूलर लगाया था। अब ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या दोस्तों गुड्स की कैटेगरी में आए? हाँ जी सर, ये तो अलग अलग तरीके के गुड्स है ना दोस्तों, जो मैंने खरीदे थे। मैं इनका काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफेक्टिव स्टडीज, इफेक्टिव सर्विसेज टू स्टूडेंट्स, अगर हम बच्चे क्लासरूम में आए और मैं कहूं नीचे जमीन पे बैठ जाओ, दरी पर बैठ जाओ, गर्मी, बेहद गर्मी, दिल्ली में आप लोग जानते हैं मई जून में गर्मी है। कह रहे राठी जी एसी, मैंने कहा पागल हो गए। राठी जी पंखा, मैंने कहा हे डबल पागल। लो ऐसे किताब से ही पंखा मार लो, क्या कोई भी बच्चा क्लास में आके बैठेगा? नहीं। राठी जी पानी, मैंने कहा नीचे जाके ले लो, खरीद लो। क्या वाटर कूलर, ये बेसिक अम्यूनिटीज होती है दोस्तों एक बच्चे के लिए, जब वो किसी कोचिंग सेंटर में जाता है तो दीज आर द बेसिक अम्यूनिटीज दैट ही शुड हैव। हाँ या ना? तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जब बच्चे मेरे कोचिंग सेंटर में आए और कोचिंग सेंटर देख के ऐसे ना देख के कह रहे चलो भैया चलो दरवाजे से बाहर चलते, वापस जिस दरवाजे से आए वापस चलते, आई मेड श्योर कि जब बच्चे कोचिंग सेंटर में आए तो दे शुड फील हैप्पी अबाउट इट। हाँ भैया, वी आर स्टेइंग, वी आर स्टडिंग एट ए गुड प्लेस। तो इन सब चीजों को खरीदा गया सर्विस देने के लिए, टैक्स की क्लासेस देने के लिए। और अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम जब मैंने इन चीजों को खरीदा तो मैंने इन पर क्या पे किया था? व्हाट डिड आई पे? आई पेड वैट। मैंने वैट पे किया। और वैट जो मैंने पे किया, क्योंकि सामान के बेचने पर वैट लगता है, वैट किसकी झोली में गया दोस्तों? वैट चला गया दोस्तों टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब जब मोदी जी मेरे से टैक्स लेने आए, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब मोदी जी मेरे से सर्विस टैक्स लेने आए, क्योंकि सर्विस टैक्स केंद्र सरकार का था, जब मोदी जी मेरे पास टैक्स लेने आए तो मोदी जी ने मेरे से क्या कहा? राठी जी लाइए सर्विस टैक्स दीजिए।
मैंने कहा मैं सर्विस टैक्स तो दूंगा, लेकिन उसमें से पहले जो मैंने टैक्स माइनस करना है, वो जो मैं पे कर चुका हूं वो तो माइनस करने। तो कह रहे कौन सा टैक्स? हमें तो कोई सा टैक्स नहीं दिया। कह रहे आपको नहीं दिया, लेकिन दिया तो है वैट। कहते वैट हमारे को नहीं मिला, तो हम क्यों क्रेडिट देंगे उस चीज का? हम क्यों क्रेडिट देंगे उस चीज का? तो वैट और सर्विस टैक्स आपस में जानी दुश्मन, एक दूसरे को बिल्कुल क्रेडिट नहीं देते थे। लाइकवाइज अगर कोई इंसान, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल मैंने ये बनाया, एग्जांपल नंबर 1, एक एग्जांपल और बनाता हूं। एग्जांपल नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई इंसान लेट्स से T2, अब T2 अगर सामान बेचता है, इसका काम सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, T2 ना सामान बेचता है, गुड्स बेचता है अलग अलग लोगों को। तो ये क्या कलेक्ट करता है दोस्तों? ये क्या कलेक्ट करता है? सामान बेचकर ये वैट कलेक्ट करता है। लेकिन सामान को एडवर्टाइज करने के लिए, सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए T2 ने सर्विसेज ली, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। ध्यान से देखिएगा, T2 ने सर्विसेज ली, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। तो अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम उसने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पर क्या टैक्स पे किया? उसने सर्विस टैक्स पे किया। उसने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पर क्या टैक्स पे किया? ही पेड सर्विस टैक्स। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि अगर उसने सर्विस टैक्स पे किया है ऑन दीज, ऑन सर्विस टैक्स पे किया और वैट कलेक्ट किया है, तो वैट और सर्विस टैक्स को क्या माइनस करने दिया जाता था? यहां पर क्या इनका आईटीसी मिलता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था? द आंसर टू विच इज अगेन नो, ना आईटीसी नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि वैट वैट स्टेट गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ करता था। इसीलिए बोला है नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। वैट और सर्विस टैक्स का कोई आपस में मेल झोल नहीं था, जिसकी वजह से दोस्तों हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। तो नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, इस पॉइंट को पढ़ते हैं। आपको हेडिंग सिर्फ यही लिखनी है, जो आपको लिखने वाली बात है ना दोस्तों, वो बस इतना ही लिखना है, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। वैट और सर्विस टैक्स आपस में मेल झोल नहीं करते थे। A person providing service used to charge service tax from the recipient of service, but in order to provide services देने के लिए, in order to provide services, the person used to purchase some assets on which he has paid VAT. जैसा कि पहला वाला एग्जांपल, तो VAT paid was not allowed to be set off from service tax collected, as they were levied and collected by different governments. The same used to happen, ये एग्जांपल नंबर 2, in a situation where a trader was collecting VAT, वो VAT collect कर रहा था, T2 was collecting VAT and was not allowed to set off of service tax, set off नहीं allowed होता था service tax का on services procured by him. उसने advertisement services ली, उस पर उसने service tax पे किया, वो service tax was not allowed to be set off from VAT. Everyone clear about it? Next, double taxation. डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन क्या होता है गाइस? डबल टैक्सेशन क्या होता है? एक ही चीज पर दो टैक्स। बहुत लड़ाई झगड़ा था, जिसमें सबसे बड़ा दोस्तों, जिसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हटने को रेडी थी, ना स्टेट गवर्नमेंट पीछे हटने को रेडी थी, एंड दैट वाज रेस्टोरेंट। अब लेट्स से हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है अखिलेश। अखिलेश, मैं आपसे ही पूछता हूं, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं परिवार सहित, जिसमें आपने दाल मखनी, बटर पनीर मसाला, लच्छा पराठा, पाइनएप्पल रायता और मसाला पापड़ और अलग अलग वो कहते हैं गार्लिक नान, लास्ट में वो डेजर्ट में आपने मंगाया क्या गुलाब जामुन। अब मुझे आप बताइए, अब जो आप रेस्टोरेंट में गए हैं, इज इट गुड्स और इज इट सर्विस? आपने खाना खाया गुड्स या वो सर्विस है? आप बताओ। क्योंकि अगर आप गुड्स बोलोगे तो स्टेट गवर्नमेंट भाग कर आएगी और कहेगी लाइए लाइए वैट दीजिए। लेकिन अगर आप सर्विस बोलोगे तो मोदी जी भागे भागे आएंगे, कह रहे सर्विस पे तो सर्विस टैक्स लगता है, लाइए।
अखिलेश कह रहा है सर्विस। बेटा खाना तो गुड्स की कैटेगरी में आएगा ना। आपने पनीर खाया है, पनीर कैसी सर्विस है? पनीर कैसी सर्विस है? बहुत लड़ाई झगड़ा था, बहुत लड़ाई झगड़ा था। स्टेट गवर्नमेंट कहती है भैया तुम्हें यहाँ खाना मिल रहा है और तुम खाने को सर्विस कैसे बोल सकते हो? तो गुड्स है, क्लियर कट। पनीर, टमाटर की ग्रेवी डालकर उसमें पनीर डाला है, इसमें टमाटर पनीर मसाले सब गुड्स है। तो मोदी जी कहते घर पर ही खा लेते ना भैया, घर पर ही खा लेते, ये टमाटर मसाले या पनीर तो घर पर भी बन जाएगा। होटल में क्यों आया? क्योंकि उसे सर्विस चाहिए। मोदी जी क्या किस तरफ फोकस कर रहे थे कि सर्विस बताएं, क्योंकि सर्विस टैक्स मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट क्या इस तरफ फोकस कर रही थी कि भैया ये तो गुड्स है। जस्ट बिकॉज ठंडी हवा में खा रहे हो और कोई इंसान आके आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप क्या लेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि ये सर्विस हो गई है। अगर तुम्हें सर्विस है ना तो तुम एसी की हवा खा लो, पनीर छोड़ दो, पनीर को नीचे रखो, पनीर को नीचे रखो, एसी की हवा खा लो। मोदी जी कह रहे हैं देखो भैया अगर घर पे ही खाना होगा ना तो घर पे चले जाओ, यहां पे मत बैठो। अब वो इंसान बेचारा घबराया हुआ, अखिलेश घबराया हुआ, कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ से मोदी जी खींच रहे हैं सर्विस, एक तरफ से स्टेट गवर्नमेंट खींच रही है गुड्स। इतने में मैनेजर आ गया वो रेस्टोरेंट का, कह रहे क्या कर रहे हो मोदी जी और स्टेट गवर्नमेंट भैया, है नहीं तो ये क्या तरीका है, हमारे कस्टमर परेशान हो रहे हैं, इन्हें छोड़िए, पहले इन्हें खाना खाने दीजिए, आप साइड में आके डिसाइड करिए आपको क्या लगाना है। तो बंदे ने तो खाना खाया, मोदी जी ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला देख ले भैया सर्विस है, घर पे खाना खाओ। मोदी जी ने कहा, वो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा मोदी जी कमाल की बात करते हैं, माना आप बड़े भैया है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले दादागिरी क्या कर रहे हैं, ये तो गुड्स है, इसमें तो वैट ही लगेगा। दोनों ने डिसाइड किया मिलके लगाए क्या, थोड़ा तू ले ले थोड़ा मैं ले लेता हूं, काहे परेशान होते हैं, तू भी ले मैं भी लूं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, पुराने टैक्सेशन सिस्टम में और इतने में ये तीन चीज ये बात ना उसने भी सुन ली, रेस्टोरेंट वाले ने, कह रहे हम भी लगाएंगे सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज ऑफिशियल टिप बोलते हैं इसे, हम भी लगाएंगे। आप अगर पुराने जमाने में ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में खाना खाने चले जाए तो ऐसा लगता है जुर्म है, 1000 रुपए के बिल में करीब करीब 1250-1300 रुपए देने पड़ते थे। होटल वाला अपना सर्विस चार्ज लगा रहा है, मोदी जी सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा रही है, और उसके बाद भोला भंडारी वो वेटर आके कहता है सर कैसा लगा आपको खाना, 20-30 रुपए वो भी ले जाएगा, 50 रुपए वो भी ले जाएगा है। तो दोस्तों पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जिसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा था ये सोचते हुए कि ये गुड्स है या सर्विसेज है, उसमें दोनों टैक्सेस लग रहे थे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये फाइनल नहीं था कि क्या लगेगा। तो डबल टैक्सेशन होता था दोस्तों ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज बोथ, उसे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों माना गया, जिसकी वजह से बड़ा महंगा हो जाता। इन द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेशन सम ट्रांजैक्शंस इन द नेचर ऑफ रेस्टोरेंट वर लेविएबल टू बोथ वैट एंड सर्विस टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगते थे। बहुत महंगा पड़ता था भैया, बहुत महंगा पड़ता था होटल में खाना खाना जाना। अब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं दोस्तों तो 5% लगता है, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, 5% लगता है। और अगर आप किसी होटल के रेस्टोरेंट में चले जाएं, जैसे अगर आप हल्दीराम्स जाओगे 5% ही लगेगा, लेकिन आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ और उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो वहां 18% है, वहां 18%। तो सोच समझ के जाना भैया, वहां जाके लड़ने मत लग जाना। अरे राठी जी ने बताया था होटल में तो 5, वो रेस्टोरेंट में तो 5% लगता है। किसी 5 स्टार होटल या किसी भी होटल के रेस्टोरेंट में जाते हो ना दोस्तों तो वहां 18% लगता है। आ जाओ भाई, which of the following deficiencies led to GST in India? Question number 7, cascading of taxes, double taxation on certain goods and services, non-integration of VAT and service tax, all of the above। ये तो सर फेवरेट ऑप्शन मिल गया, फेवरेट ऑप्शन राठी जी, ऑल ऑफ द अबव, लगाओ ठोको, ऑल ऑफ द अबव। वैसे भी ये तीनों पॉइंट्स ही आते हैं दोस्तों। मजा आया गाइस आज के सेशन में? आज के सेशन में मैं और कोई नया टॉपिक नहीं करवा रहा हूं, कंसेप्ट बेनिफिट्स खैर ये बहुत इजी है, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो दोस्तों ये हम अगले सेशन में, कल के सेशन में करेंगे, और हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ जीएसटी विल बी टेकन केयर ऑफ, चैप्टर नंबर 1 ऑफ जीएसटी विल बी टेकन केयर ऑफ।
इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes गाइस जब से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता है आखिरी 15 मिनट का प्रोटोकॉल। पहले वी गोना हैव अ बुलेट रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड इनटू द करंट सेशन फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर राउंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स व्हाटसोएवर, मैं कोशिश इस तरीके से करता हूं कि ये 5-7 मिनट आप लोगों को हमसे ना नॉर्मल बातें करें, डाउट्स आए ही ना। मैं पढ़ाने की ऐसी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को डाउट्स ना आए, लेकिन फिर भी मन में कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स यू गाइस आर फ्री टू आस्क मी। तो सबसे पहले वी विल हैव अ बुलेट रिवीजन। सबसे पहला जो आज टॉपिक हम लोगों ने किया, जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। 2000 में कमिटी सेटअप हुई थी जहां जीएसटी मॉडल के लिए चर्चा हुई। 2004 में केलकर टास्क फोर्स बना जिन्होंने कहा कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम की जगह अब जीएसटी आ जाना चाहिए। 2006 में हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई साहब राठी जी क्या बोलते हैं 1 अप्रैल 2010 से हम जीएसटी लाने की कोशिश करेंगे। 2009 में एफडीपी फर्स्ट डिस्कशन पेपर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन 115 अमेंडमेंट बिल पेश हुआ लेकिन पास नहीं हुआ, मेजॉरिटी में फेल हो गया। जब 2014 में भी भाजपा सरकार पार्टी में आई, मतलब पावर में आई, तो उन्होंने कहा भैया जीएसटी लाना जरूरी है, अपने देश के टैक्सेशन सिस्टम को सिंपल करो, अच्छा करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल पेश किया गया दोस्तों इन द पार्लियामेंट इन 2014, जो कि 2015 में लोकसभा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ ऑन 6 मई। फिर 2016 में राज्यसभा में पास हुआ ऑन 3 अगस्त 2016 एंड फाइनली प्रेसिडेंट के असेंट मिला ऑन 8 सितंबर 2016 और भारत देश में बना 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। जीएसटी काउंसिल भी 12 सितंबर 2016 तक बन गई थी। मार्च 2017 में सीजीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड करे कि भैया सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट बनने चाहिए, उसी के एक्ट के तहत ही हम भारत देश में कोई कानून लगा सकते हैं। अप्रैल 2017 में सीजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी एक्ट पास हो गए। मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड करे रूल्स, क्योंकि रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। 30 जून तक सारे स्टेट्स ने अपने एसजीएसटी एक्ट पास कर लिए थे एक्सेप्ट जेएनके। 1 जुलाई को भारत देश में जीएसटी लॉन्च हो गया और 8 दिन बाद जीएसटी जेएनके में भी पहुंच गया। फ्रांस दुनिया की पहला देश है जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था। फिर वाई जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कुछ कमी पेशी थी, जिसकी वजह से दोस्तों जीएसटी को भारत देश में लाया गया। क्या क्या दोस्तों वो कमियां पेशियां थी? सबसे पहला कैस्केडिंग ऑफ टैक्स होता था, टैक्स पे टैक्स लगता था, जिसमें जब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से नॉन मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में जाते थे तो एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था और एक्साइज ड्यूटी आपके कॉस्ट में ऐड हो जाता था, जिसके ऊपर वैट या सीएसटी लगता था, जिस वजह से कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता था। दूसरा, अगर आप इंटर स्टेट परचेज करते थे तो पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जो आप टैक्स पे करते थे वो ओरिजिनेटिंग स्टेट को दे देते थे। जिस स्टेट से सामान आया उस स्टेट में टैक्स चला गया तो आपका स्टेट आपको उस टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं देता था। इस वजह से कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होते थे। नेक्स्ट, मल्टीपल टैक्सेस, स्टेट ही अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाता था और स्टेट आपस में उन टैक्सेस का भी सेट ऑफ नहीं देता था, जिसकी वजह से दोस्तों क्रेडिट नहीं मिलता था और प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी होती जाती थी। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स में आपस में मेलजोल नहीं था। वैट स्टेट सब्जेक्ट था जबकि सर्विस टैक्स सेंट्रल सब्जेक्ट था। वैट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था और आपस में ये दोनों सेट ऑफ नहीं होने देते थे, जिस वजह से दोस्तों बड़ा तकलीफ होती थी। तो नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स हुआ तो इसमें क्रेडिट नहीं मिलता था, तो ये बहुत बड़ा डीमेरिट था अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। नेक्स्ट, डबल टैक्सेशन, लास्ट पॉइंट डबल टैक्सेशन, एक ही प्रोडक्ट पर गुड्स और सर्विसेज दोनों मानते हुए दोनों टैक्सेशन लगाते थे, जिसमें सबसे ज्यादा जिसकी कुटाई होती थी वो होता था आम जनता वाला इंसान, मतलब जो ये गुड्स या सर्विसेज अवेल कर रहा है, क्योंकि यही कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा था कि ये गुड्स या सर्विसेज है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जीएसटी में रेस्टोरेंट को सर्विसेज बोला गया। जीएसटी में आप आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में रेस्टोरेंट को सर्विस बोला गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नाराज नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तो दोनों मिलकर ही लगाते हैं ना। अगर आज आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसमें अगर 5% जीएसटी लगता है तो 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। अगर होटल के किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहां 18% लगता है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? यस और नो? ये हमारे पुराने टैक्सेशन सिस्टम के कुछ कमियां पेशियां थी जिन पे मैंने डिटेल में अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स बनाए।
in order to make sure that you are able to understand every point whatsoever। दोस्तों किसी भी तरीके का पॉइंट हो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट हो गाइस? लास्ट 5-7 मिनट्स आर फॉर डाउट्स। बच्चे कह रहे हैं ऑल क्लियर सर, कोई भी डाउट नहीं है। वेल डन, वेल डन गाइस। अगले सेशन में जो पहले हमारे टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, छोटे छोटे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। बेनिफिट्स तो आपको क्या मैं बताऊं कि जो डेफिशिएंसीज हैं वो उनको खत्म करने पे आधे तर तो बेनिफिट सेम ही हो जाएंगे। मतलब पुराने टैक्सेशन सिस्टम के डेफिशिएंसीज आर बेनिफिट फॉर द न्यू टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी। फिर टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हैं दोस्तों की कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए, मतलब मर्ज होकर जीएसटी में आ गए हैं। एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स ओके गाइस, वी विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। और मैंने ये भी बताया था नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पुराना टैक्सेशन सिस्टम में जो पावर मिल रही थी आर्टिकल 246 से, उसके तहत जो लॉज ऑलरेडी डिवाइस थे बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी जो बात कर रहा था वो पुराने टैक्सेशन सिस्टम से कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा था, उल्टी बात कर रहा था। तो भैया आप संविधान के खिलाफ तो नहीं जा सकते, तो संविधान में बदलाव किया गया और फिर जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, जीएसटी से जुड़ा हुआ कानून बनाया गया, जिसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। यहां पर देखो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर से आया दोस्तों, हमारी कल फिर से चर्चा होगी इस बारे में, तो और अच्छे से डिटेल क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑलराइट गाइस, चलो जी आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 आवर्स गाइस, बट अगर मजा आया तो प्रेस ऑन टू द लाइक बटन गाइस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड जो हमारे साथ दोस्त हैं, अगर आपको लगता है कि आपको मजा आ रहा है टैक्सेशन सिस्टम पढ़ने में, तो आप भी अपने दोस्तों को रेकमेंड करिए कि राठी सर के टैक्सेस क्लास ज्वाइन करिए एंड स्टडी टैक्सेशन लाइक नेवर बिफोर। स्टडी टैक्सेशन सो लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली गाइस कि ना जब पढ़ो तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई साहब हाँ यार इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। कोई नई चीज पढ़ रहे हो तो इट शुड बी taught in such a simplified manner with so many examples, illustration कि बच्चे को लगे अच्छा पहले ऐसे होता था, उसमें ये कमी थी, इसकी वजह से न्यू आया, न्यू ऐसा है और न्यू में उस कमी को कैसे कवर अप किया गया। तो दैट इज हाउ माय पॉइंट, माय वे ऑफ टीचिंग इज। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर एंड सी यू इन टुमारो सेशन। और कल हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ जीएसटी इज गोना बी टेकन केयर ऑफ, खत्म होने वाला है। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।